सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। क्लास 11th मैथमेटिक्स को आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहला चैप्टर सेट्स है। काफ़ी बच्चे कह रहे थे कि सर स्टार्ट कर दो, अभी भले ही रिजल्ट नहीं आया आपका जब ये वीडियो बन रहा है 10th वालों का, लेकिन फिर भी हमें पता है कि हमने टॉप मारना ही है। 11th को स्टार्ट कर ही देते हैं टाइम से। एक्साइटमेंट भी है, बहुत जरूरी है बच्चों। मेरे बालों पर मत जाना, अभी पहले पहले से हो रखे थोड़े। आप बोलोगे सर यार सेट पढ़ाने आ रहे बालों को तो सेट करके आते बच्चों पहले। बच्चों यार रात में ना, अभी ये रात का 2 बज रहा, मतलब मिडनाइट का 2 o'clock हो रहा है अभी जब मैं वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूँ। मेरा अभी ना मूड गिर गया अचानक से कि मतलब मुझे लगा कि यार अभी आज एक बार कराते हैं इस चैप्टर को। और इस चैप्टर में जो कुछ मैं आपको कराऊंगा, जितना भी घंटे का वीडियो जा रहा होगा, इसमें कंप्लीट सेट होगा, कुछ भी नहीं होगा इसके अलावा। अच्छा, अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव की प्रिपरेशन कर रहे हो, इंजीनियरिंग एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे होगे, मतलब JEE वगैरह की या ND की प्रिपरेशन करोगे, तो वहां पर भी सेट आपको देखने को मिलेगा। 1 2 3 4 5 टॉपिक एक्स्ट्रा मिलेंगे आपको। फिलहाल NCERT में जितने दिए हैं उतने करा रहा हूँ, और ज़्यादा मैं लोड डालना भी नहीं चाहता आप पे, क्योंकि जैसा स्ट्रीमलाइन चलेगा वैसे ही चला रहा हूँ। 10th से अभी भी नए नए आए हो, और चैप्टर बहुत इजी है, लॉजिकल चैप्टर है, इसमें कुछ और कुछ भी नहीं है। स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर को बच्चों। जितने टॉपिक्स होंगे इसके मैं सारे लिख के ला रखा हूँ आपके लिए, सारी की सारी चीज़ें की क्या क्या टॉपिक्स हमें यहाँ पे कवर करने हैं। ये सारा का सारा इसका लेक्चर का फ्लो इस तरीके से होगा जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, मैं आपको एक बारी में दिखा देता हूँ फटाफट से। ये सब चीज़ें बच्चों हमें यहाँ पर पढ़नी है आज। ठीक है, बहुत आराम से स्टार्ट कर रहे हैं। सभी बच्चे जिन्होंने 10th में मेरे से पढ़ा हुआ है, आप लोगों को भरोसा होना चाहिए मेरे पे कि यार अभी आ रखा हूँ तो फिर ये चैप्टर को हम क्लियर करेंगे बहुत अच्छे से। एक बार मुझे पहले स्लाइड में आने दो, उसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो बच्चों मान लेते हैं कि हम लोग कॉपी पेन लेकर के बैठे हुए हैं। बहुत तरीके से पढ़ना है चीज़ों को, बहुत प्यारा चैप्टर ये है। सेट्स की सबसे पहले बात करते हैं, इंट्रोडक्शन पार्ट से शुरू करते हैं कि व्हाट डू वी मीन बाय सेट। सेट होता क्या है? सर सेट का मतलब कुछ नहीं है, एक तरह से इसे हिंदी में समुच्चय कहते हैं, लेकिन समुच्चय कहने से भी कुछ पता नहीं चल पाएगा। सेट का कुल मिला के मतलब है अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और इस चीज़ को मैं लिखूंगा नहीं यहाँ पर। अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट को हम सेट कहते हैं। जैसे कभी आपने बोला होगा, कभी आपसे कोई पूछता है कि यार आप ना बेस्ट टीचर कौन है यूट्यूब में, तो आपको बहुत सारा दिख जाता है कि बेस्ट टीचर को लोग अपने अपने तरीके से डिफाइन कर लेते हैं, लेकिन सही मायनों में ये कोई सेट नहीं है, क्योंकि बेस्ट टीचर की कोई परिभाषा नहीं है। किसी बच्चे के लिए ये टीचर अच्छे हैं, किसी बच्चे के लिए वो टीचर अच्छे हैं। ऐसे ही बेस्ट क्रिकेटर की अगर हम बात करें तो कोई बेस्ट क्रिकेटर भी कोई कैटेगरी नहीं है, कोई सेट किसी एक वेल डिफाइंड चीज नहीं है। वेल डिफाइंड नहीं है मैं कहना जा रहा, उसे डिफाइन किया जा सकता है अलग तरीकों से, लेकिन वेल डिफाइंड नहीं है। तो सर क्या होता है सेट, वो बता दो आप। नहीं तो आपने बहुत बता दिया। तो बच्चों जैसे अगर कोई कहे आपको कि इंग्लिश अल्फाबेट्स जो होते हैं, इंग्लिश अल्फाबेट में जो वावल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल कोई कह रहा है कि वावल्स क्या होते हैं, तो हम जानते हैं कि सर वावल्स यानी कि जो ये स्वर कहते हैं हिंदी में शायद, तो VOWELS वावल्स जो होते हैं ये होता है AEIOU, ये आपके वावल्स होते हैं। ये वेल डिफाइंड है। इस 5 के अलावा छठा वावल नहीं एग्जिस्ट करता। इसको अगर आप इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर, यानी ब्रेसेस के अंदर डाल देते तो ये जो चीज बन गई इसको कहेंगे अ सेट ऑफ वावल्स, यानी वावल्स का ये सेट बन गया। इस चीज को आप किसी भी कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हो। कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, कैपिटल X, कैपिटल Y, कैपिटल Z, किसी भी कैपिटल से रिप्रेजेंट करता है किसी सेट को। तो इस केस में ये सेट A है, और सेट A रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? इंग्लिश अल्फाबेट में आने वाले वावल्स को, जो कि काउंटिंग में फिक्स्ड होते हैं। तो ये फिक्स्ड होते हैं। इसका मतलब कोई सेट क्या होता है सर, ये जरूरी है कि क्या सेट फिक्स्ड होगा? क्या सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या फिक्स होने चाहिए? ये भी जरूरी नहीं है। फाइनाइट हो भी सकते हैं और फाइनाइट नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन वो वेल डिफाइंड होना चाहिए, जैसे आपने एक बारी के लिए देखा। ऐसे करके हम बोल सकते हैं, फॉर एग्जांपल एक अनदर सेट बी मैं आपके लिए बना सकता हूं थोड़ी देर के लिए। मैं बोल सकता हूं 2 का टेबल पढ़ो, 2 4 6 8 यहां तक पढ़ा, इसको डाल दिया। क्या ये सेट है? अभी इस केस में डेफिनेटली एक सेट है, क्योंकि इसमें 2 4 6 8 यानी कि सिर्फ 4 नंबर लिखे हुए। अभी कैसे कैसे हम इनको बनाएंगे, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है, वो हम नेक्स्ट अपनी स्लाइड में देखने वाले हैं। फिलहाल के लिए सिर्फ हमें इतना समझ में आया कि अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट जो होता है बच्चों, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इसी को हम क्या कहते हैं? सेट कहते हैं। और सेट को फिलहाल हम किसी कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इतनी सी बात यहां पे समझ में आती है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। अब छोटी मोटी बातें यहां से करना चालू करते हैं, नए नए टर्म्स यहां पर इंट्रोड्यूस होने वाले हैं। जैसे एक बात मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो A है, ये A इस सेट के अंदर है, E इस सेट के अंदर है, I इस सेट के अंदर है, O इस सेट के अंदर है, U इस सेट के अंदर है। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब कि ये AEIOU इस सेट को बिलोंग कर रहे हैं। इस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों ऐसे। A जो है ये बिलोंग कर रहा है, यानी A बिलोंग्स टू, यानी A बिलोंग्स टू किससे? A बिलोंग्स टू सेट A, A बिलोंग्स टू सेट A। इस चीज को मैथमेटिकली ऐसे लिखा जाता है कि A बिलोंग्स टू सेट A। ये पूरा का पूरा रिप्रेजेंट कर रहा है किस चीज को? ये सिंबल जो E टाइप का आपको सिंबल दिखाई दे रहा है, दिस इज नथिंग बट बिलोंग्स टू। इसको ऐसे कैसे रीड करेंगे इसको बच्चों? बिलोंग्स टू, इसको रीड एज बिलोंग्स टू।
यानी कि इसको ऐसे आपने पढ़ना है, बिलोंग्स टू तरीके से आपको इसे पढ़ना है, ये जो लिखा हुआ है। एक बात, ये जो सिंबल है बेटे ये इंप्लाइज का सिंबल है। किसका सिंबल है? इंप्लाइज का। इसको हम अब से इंप्लाइज पढ़ेंगे। तो ये बोल रहा है ए बिलोंग्स टू ए, दिस इंप्लाइज, यानी इस पूरी चीज को हम सिर्फ ये भी बोल सकते थे कि स्मॉल ए बिलोंग कर रहा है कैपिटल ए को। क्या आपको लगता है कि स्मॉल ई भी बिलोंग कर रहा है कैपिटल ए को? क्या आपको लगता है कि स्मॉल आई भी बिलोंग कर रहा है कैपिटल इसको? क्या ओ भी बिलोंग कर रहा है कैपिटल सेट ए को? क्या यू भी हमारे पास बिलोंग कर रहा है कैपिटल ए को? इस तरीके से तो कभी भी किसी सेट के अंदर जो मौजूद ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो बिलोंग्स टू के सिंबल से ऐसे दिखाई जा सकते हैं जैसे आपकी आंखों के सामने आपको दिखाई दे रहे हैं फिलहाल के लिए। इसी केस में आपको कोई बोलता है क्या 2 बिलोंग कर रहा है कैपिटल बी को, आप बोलते हैं यस। क्या 4 बिलोंग कर रहा है? यस सर 4 भी बिलोंग कर रहा है कैपिटल बी को। इसी तरीके से जो आपके पास 6 है या 8 है, दे ऑल आर बिलोंगिंग टू द सेट बी। फिलहाल के लिए आपको एक छोटी सी बात यहां से समझ में आई। और सर जनरल नॉलेज बढ़ा दो, थोड़ा सा जनरल नॉलेज और बढ़ा दो सर इसके रिस्पेक्ट में, यानी कि सेट के बारे में थोड़ा सा और जानकारी दे दो हमें जो हमारी किताब में नहीं भी लिखी होगी लेकिन आप बोल रहे हो कि काम आती है आगे जाके, तो थोड़ा सा बता दो। तो बच्चों आपकी सिर्फ रिक्वेस्ट पे मैं आपको कुछ जरूरी जानकारियां दे रहा हूं, इन बातों को भी हो सके तो ध्यान में रखना है। कोई भी सेट जो होता है उसके अंदर मौजूद जो एलिमेंट्स होते हैं उसके आधार पर सेट की कार्डिनलिटी डिसाइड की जाती है। क्या होता है सर ये कार्डिनलिटी? तो पहली बार सुना? हाँ भाई मैंने भी पहली बार सुना था जब मैं आपकी तरफ था। तो इसमें क्या होता है कि कार्डिनल नंबर ऑफ सेट, यानी कि कार्डिनल नंबर ऑफ सेट, बेटे मेरी बात ध्यान से सुनना, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए, फिलहाल के लिए मान लेते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए की बात कर रहा हूं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एन ऑफ दैट सेट, जिसका भी नाम था सेट ए था उसका नाम। तो एन ऑफ ए यानी कि उस सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं। अगर थोड़ा और क्लियर करूं तो कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट मौजूद हैं, कितने डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट मौजूद हैं, कितने अलग अलग ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं। इसके अंदर 1 2 3 4 5, बेटे इसके अंदर 5 ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं। इसकी कार्डिनलिटी कितनी हो गई? इसकी कार्डिनलिटी सर 5 हो गई। क्या मेरी बात सभी को समझ में आ रही है? हाँ ना प्लीज बोलने की हो रही है, और बहुत तरीके से बैठना कॉपी पेन लेके। जितने अच्छे से आज इस चैप्टर को करोगे आगे की मैथमेटिक्स फिजिक्स मजा नहीं आ गया तो नाम बदल देना, लेकिन इस चैप्टर को बहुत प्यार से पढ़ना। अभी थोड़ा बिजी हो तो एक बार रख दो, लेकिन जब भी बैठो फ्रेश माइंड से बैठना और कंप्लीट बैठना, क्योंकि मैं भी कंप्लीट कराऊंगा। यहाँ घड़ी देख लेना, इसी के आधार पे चलूंगा, बीच में कोई ट्रिम नहीं होगा, एडिट नहीं होगा। अब ये मेरी बात समझ में आ रही है? तो एन ऑफ ए बराबर 5 हो गया, इसका मतलब कार्डिनलिटी 5 हो गई। तो अब अपने को एक बात और समझनी है, छोटी मोटी बातें और समझनी है। फिलहाल के लिए कार्डिनल नंबर क्या होता है बेटे, ये समझ में आ गया? कार्डिनल नंबर कुछ नहीं होता, दिस इज नथिंग बट, आप प्लीज लिख देना, डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ एन ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। व्हाट डू वी मीन बाय कार्डिनल नंबर ऑफ एनी सेट? इट इज नथिंग बट द डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्रेजेंट इन दैट सेट। गॉट इट? ठीक है। अच्छा सर ये भी समझ में आ गया। सर थोड़ी सी और बात है, सर आप कह रहे थे कि कुछ एक्स्ट्रा बताते हो, आप एक्स्ट्रा बताओगे। सर कुछ तो एक्स्ट्रा बता दो, बता देता हूं यार तुम लोगों को एक्स्ट्रा। अब ध्यान से सुनने की बात हो रही है जो मैं आपसे कहने जा रहा हूं। अभी बेटे एक बात और होती है कि जब हम सेट की बातचीत कर रहे होते हैं, किसकी बातचीत कर रहे होते हैं? सेट की। अब जैसे मैंने कहा कि मेरे पास सेट ए जो था वो था AEIOU, आपने बोला ठीक है। तो जब भी जो ऑब्जेक्ट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को दिखाने के लिए बेटे हम कॉमा का इस्तेमाल करते हैं, क्या करते हैं? डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को दिखाने के लिए कॉमा का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस केस में यहां पर ये बेसिकली अलग अलग करके हमने 5 अलग अलग ऑब्जेक्ट्स लिखे। अगर कोई आपको कहता कि एक सेट बी आपके पास मौजूद है जो कि इस तरह का है, EIUOA टाइप का, अगर आप ध्यान से देखो ए इसमें भी है, ई भी है, आई भी है, ओ भी है, यू भी है, इन दोनों में एक जैसी चीजें मौजूद हैं। लेकिन क्या ये दोनों अलग अलग हैं? हाँ जी सर ये अलग अलग है। नहीं बेटे ये अलग अलग नहीं है, ये दोनों सेट एक ही जैसे हैं, यानी कि इन दो सेट्स को कहा जाता है ए बराबर बी। अब आपको क्या यहां से समझ में आया? हमको फिलहाल बच्चे यहां से ये समझ में आया कि सेट्स के अंदर जो नंबर ऑफ सेट्स के अंदर रखे हुए जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका ऑर्डर मायने नहीं रखता। यानी कि अगर आप इसको 2 4 6 8 लिख रहे हो तो आप इसे 4 6 8 2 ऐसा भी लिख सकते थे, कॉमा कॉमा लगा करके। तो सेट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बोलेगा मेरा नाम अभी भी वही है जो पहले मेरा नाम था, आपने ऑर्डर बदल दिया लेकिन इससे मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इसलिए दोनों के दोनों सेट एक जैसे हैं। इन सेट्स को हम एक नाम देंगे आगे जाकर, वो होगा इक्वल सेट्स। क्या नाम देंगे हम बेटे से? इक्वल सेट्स। लेकिन मैंने अभी फिलहाल आपको अभी के लिए बता दिया, तो आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी कि सेट में बेसिकली उसका ऑर्डर बदलने पर सेट नहीं बदलता। एक बात सर आप एक और बात बताने वाले थे, सर यार झूठ मत बोलो, एक और बात बताने वाले थे। एक और बात बेटे बता देता हूं यहां पर, यानी कि एक तो ये नोट पॉइंट वाली बात यहां पर हो गई, एक और नोट पॉइंट वाली बात मैं यहां पर भी तुमसे कर लेता हूं। वो बात क्या है सर? सर वो बात ये है कि अगर मेरे पास ये सेट ए था जो आप कह रहे हो कि ए है, ई है, आई है, मान लेते हैं इतने ही एलिमेंट इसमें, फॉर एग्जाम्पल 3 ही एलिमेंट है, और कंफ्यूजन मत क्रिएट करना, कुछ भी नाम दे दो सेट को। लेट से सेट को नाम दे दिया हमने सेट पी है जिसमें ये 3 एलिमेंट है। अब बच्चे एक बार के लिए मैं कहता हूं कि एक मेरे पास सेट क्यू है जिसमें एलिमेंट है ए, ई और आई। अब आप मुझे बताओ क्या दोनों सेट डिफरेंट है?
सर ये दोनों सेट डिफरेंट नहीं है, इस बार भी दोनों सेट एक जैसे हैं, क्योंकि सेट की डेफिनेशन कहती है कि नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट को रिपीट नहीं करना, रिपीटेशन मत किया करो। वो कहती है कि जो आपने क्यू लिखा है, क्यू बेसिकली कुछ और नहीं बल्कि 2 बार ए है, तो वो कहती है 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है, एक ही बार लिखो। कहती है 2 बार ई है, एक ही बार लिखो, एक बार आई है, एक ही बार लिखो, तो रिपीटेशन मत करो। वो कहती है कि अगर ये लिख भी दिया किसी ने ऐसा, तो आप उसको रेक्टिफाई करके ऐसा लिखो। तो अगर आपसे कोई बेटे यहां पर कहता कि सर क्यू में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, क्यू की कार्डिनलिटी कितनी है, तो बहुत सारे बच्चे गलती में क्या कहते हैं कि क्यू की कार्डिनलिटी 5 है, लेकिन क्यू की कार्डिनलिटी 5 नहीं बल्कि 3 है। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं? क्योंकि जब भी आपको सेट दिया रहेगा आपको उसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखना है, और सिंप्लीफाई फॉर्म सिर्फ ये कहती है कि आपको रिपीटेशन नहीं करना। अगर रिपीटेड टर्म्स लिखे हुए हैं, रिपीटेड ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं, तो आप उसको एक कंसिडर करोगे। तो इस केस में कोई पूछे कि कार्डिनलिटी ऑफ पी और कार्डिनलिटी ऑफ क्यू कितनी है, बेटे दोनों ही केस में 3 है। मेरी बात ध्यान से सुनो, क्यू की कार्डिनलिटी 5 नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे हम? क्योंकि ए ही तो 2 बार रिपीट हो रहा है, ई ही तो 2 बार रिपीट हो रहा है, तो जो रिपीट हो रहा है उसको एक बार, और जो रिपीट हो रहा है उसे एक एक बार लिखने की हो रही है। कितने बच्चे, मेरी बात इस चीज से किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा सर आप खिचड़ी पका रहे? बेटे मैं खिचड़ी नहीं पका रहा, देखो ना ध्यान से, देखो कितने, अरे यार मैं खिचड़ी पका रहा, तुम ऐसा कहते हो यार, ऐसा मत कहना प्लीज यार भाई, प्लीज यार। तो कहने का मतलब कितने बच्चों को समझ में आ रहा है कि एन ऑफ पी और एन ऑफ क्यू सेम है, क्योंकि दोनों की कार्डिनलिटी सेम है। क्या मैं गलत कह रहा हूं कि पी और क्यू की कार्डिनलिटी सेम है? नहीं सर, पी में भी 3 एलिमेंट है, क्यू में भी 3 एलिमेंट है, क्योंकि रेक्टिफाई करके 3 ही हो रहा है। तो बेटे जहां पर भी आपके पास नंबर कार्डिनलिटी 2 सेट की एक जैसी होती है, उस सेट को हम स्पेशल नाम देते हैं, हम उन्हें कहते हैं इक्विवेलेंट सेट्स। क्या कहते हैं हम उन्हें? इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स, इक्विवेलेंट सेट्स कहते हैं उनको जिनके कार्डिनल नंबर सेम होते हैं, यानी कि एन ऑफ ए और एन ऑफ बी अगर सेम है तो ए और बी आपस में कैसे होंगे? इक्विवेलेंट सेट। अब मुझे बताओ, क्या हर इक्विवेलेंट सेट इक्वल सेट होता है? नहीं सर, क्योंकि इक्विवेलेंट सेट ये जरूर है, इस केस में इक्विवेलेंट सेट भी है। चलो मैं एग्जांपल देता हूं, तुम बोलोगे सर ऐसे ऐसे उलझाते रहते हो हम लोगों को यार। अब देखो इधर देखो, ए आपके पास है, इसमें एलिमेंट है ए बी सी टाइप का। बेटे एक हमारे पास बी इस तरीके का है, इसका एलिमेंट है ए बी बी, और एक है आपके पास सी 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 इस टाइप का। और एक मेरे पास सेट सी है जिसका नाम मैं रख देता हूं बेटे आपके लिए 1, 2, 3 टाइप का। ये 3 एलिमेंट्स है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसको रेक्टिफाई करके हम लिख सकते हैं कि सेट बी कुछ और नहीं बल्कि ए है और सिर्फ बी है और सिर्फ सी है। अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे तो एन ऑफ ए और एन ऑफ बी और एन ऑफ सी तीनों के तीनों सेम टू सेम है, क्योंकि तीनों की कार्डिनलिटी 3 है। ये भी 3 एलिमेंट सकता है, ये भी 3 एलिमेंट सकता है, ये भी 3 एलिमेंट सकता है। तो आई होप ये बात सभी को समझ में आ रही होगी यहाँ पर कि ये तीनों की कार्डिनलिटी कितनी है बच्चे? 3 की 3 है, यानी कि तीनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट 3 के 3 है। लेकिन कितने बच्चे यहां पर, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि सेट ए, सेट बी एंड सेट सी आर इक्विवेलेंट सेट्स। क्या मैं गलत कह रहा हूं? बिल्कुल नहीं सर, आपने बिल्कुल सही बात तो बोल रहे हो, आप सब कुछ तो समझ में आ रहा। लोग तो कहते थे कि 11th इतनी टफ है तो बहुत ईजी है, 10th से भी ईजी लग रही। हाँ बेटे इतनी ईजी है अगर ध्यान से समझोगे तो। ए बी सी आर इक्विवेलेंट सेट, बट अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो, क्या आप समझ पा रहे हो कि ए सेट ए इज नॉट इक्वल टू सेट सी एंड सेट ए इज इक्वल टू सेट बी। सेट ए और सेट बी एग्जैक्टली एक जैसे हैं, लेकिन सेट ए और सेट सी या सेट बी और सेट सी एक जैसे नहीं है, क्योंकि उसके अंदर के ऑब्जेक्ट्स की अंदर की जो बनावट है वो अलग है। वो ए बी सी है, वो 1 2 3 है, बिल्कुल डिफरेंट चीज है। तो सेट ए और सी बराबर नहीं है, जबकि सेट ए और बी एक जैसे बिल्कुल बराबर है। अपने को क्या समझ में आया कि कोई इक्विवेलेंट सेट जरूरी नहीं है कि इक्वल सेट होगा। ये याद करने वाली बात नहीं, आंखों से देख के बोलो। ये तीनों इक्विवेलेंट थे, लेकिन इक्विवेलेंट होने के बावजूद भी क्या इक्वल है? नहीं सर। इक्विवेलेंट जैसे कि आप सोचो, अरे आपको नहीं समझ में आया, मैं समझाता हूं। जैसे देखो, एक मैं हूं एक आप हो, हम दोनों के दोनों इंसान है। क्या अगर हम दोनों इंसान है तो इसका मतलब हम इक्विवेलेंट टाइप के लोग हैं। इक्विवेलेंट है मतलब मेरे भी 2 हाथ है, आपकी भी 2 हाथ है, मेरे 2 पैर है, आपके भी 2 पैर है, ऐसे करके तो हम इक्विवेलेंट तो हैं। मतलब मैं और एक डॉग इक्विवेलेंट नहीं है एक हिसाब से। तो मैं और आप इक्विवेलेंट हैं, लेकिन क्या आप और मैं इक्वलेंट नहीं सर। आप और मैं इक्वल नहीं है, आप एक अलग चीज हो, मैं एक अलग चीज हूं। इस तरीके से हम उसको डिफाइन करें, वैसे ही करके स्ट्रक्चर वाइज तीनों के तीनों इक्विवेलेंट तो हैं, लेकिन अगर उनके अंदर से भी वो एक जैसे हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि वो इक्वल भी हैं उस समय। क्या आप मेरी बात को थोड़ा समझ पा रहे हो? बिल्कुल समझ पा रहे हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट जो मैंने समझाने की कोशिश की थी, मेरा मकसद नहीं था इतना कुछ बताना, लेकिन बातों बातों में निकलती है बातें तो आ गई समझ में, और कोई तकलीफ की बात नहीं है। मैंने सिर्फ ये समझाया कि सेट किसे कहते हैं, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। बेटे मैंने सिर्फ इतना समझाया कि सेट जो होता है उसे रोस्टर, अभी बताऊंगा क्या होता है, लेकिन मैंने एक ब्रैकेट के अंदर उसको लिखा, एक ब्रेसेस के अंदर लिखा, और ऑब्जेक्ट्स को डिफरेंशिएट करने के लिए कॉमा कॉमा लगाया जाता है,
उसके जितने डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स की काउंटिंग होती है उसी को कार्डिनल नंबर ऑफ सेट कहा जाता है। फिर मैंने तुम लोगों को ये बताया कि सेट ए और सेट बी इक्वल कैसे होते हैं, और फिर मैंने इक्विवेलेंट सेट क्या होता है वो बताया, जहां पर कार्डिनल नंबर दोनों का सेम होता है। कार्डिनल नंबर ऑफ सेट क्या होता है, उस सेट के डिफरेंट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स या डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को ही कार्डिनलिटी कहते हैं उस सेट की। फिलहाल बच्चों हम आगे बढ़ते हैं, सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट टॉपिक सेट। आई होप अभी तक का समझ में आ गया होगा, अब और क्लैरिटी और मजा आने वाला है, मजा आ जाएगा इस लास्ट लेसन में। अगर यहां तक देखा तुमने इसका मतलब मैं समझ गया कि हम लोगों की ट्यूनिंग बैठ चुकी है। नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना कि सर मैंने यहां तक तो देख ही लिया, ठीक है ना। इसका मतलब मैं फिर गारंटी देता हूं कि आगे का तुम पूरा देखोगे। सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन। बेटे सेट्स तो हमने समझ लिया, अब उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं सर। ऑल्दो मैं रिप्रेजेंट करना तुम्हें सिखा चुका हूं वैसे, लेकिन उसको थोड़ा तरीके से पढ़ते हैं सर। तरीका नंबर 1 और तरीका नंबर 2। सर हमारे पास एक तो होता है रोस्टर फॉर्म, एक कौन सा होता है बेटे, रोस्टर फॉर्म होता है, कोष्टक फॉर्म कहते हैं इसे हिंदी में से। और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। क्या होता है यार, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, ये दो तरह की फॉर्म होती है। इस सेट बिल्डर फॉर्म को कई बार लोग फॉर्मूला फॉर्म भी कह देते हैं, यानी कि इसे फॉर्मूला फॉर्म भी कह देते हैं कई बार लोग। तुम्हें समझ में आएगा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। और ये जो रोस्टर फॉर्म है इसको भी कुछ और एक नाम होता होगा, तुम लोग देख लेना कौन सी फॉर्म कहते हो, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना इसका दूसरा नाम क्या होता है, बाद में सर्च करना, लेकिन नाम में क्या रखा है उसके काम में देखते हैं क्या होता है। रोस्टर फॉर्म वही होता है जब तुम लिख रहे होते हो 2, 4, 6, 8 टाइप की चीज। तो ये जो टाइप की चीज आपने लिखी है बच्चों, ये सेट अगर आपने लिखा तो ये सेट ए हो गया, यानी ब्रेसेस के अंदर जब आप ऑब्जेक्ट्स को कॉमा करके डिफरेंशिएट करके लिखते हो तो उसी को हम कहते हैं रोस्टर फॉर्म। लेकिन सर सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, उसी को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखकर दिखाता हूं, क्लैरिटी आ जाएगी, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। देखिएगा, जैसे मान लेते हैं कि मैंने कहा एक सेट बी है। कैसा है सेट बी, अब देखो ध्यान से, प्यार से देखना, लेकिन कोई तकलीफ की बात नहीं है। सर मान लेते हैं कि इसके अंदर का कोई एलिमेंट जो भी होगा उसका नाम एक्स रख दिया, एक्स रख दिया, कुछ भी एलिमेंट, अगर वो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, इन सबको कंबाइन एक नाम देना चाह रहा हूं, एक नाम दिया मैंने एक्स है। जैसे हम इतने सारे लोग हैं, आपकी क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन उनको एक कंबाइन नाम क्या दे दिया, स्टूडेंट है। उनको कंबाइन नाम क्या दे दिया, स्टूडेंट है। तो फिर इस तरीके से जैसे हम इतने सारे लोग हैं तो हमें कंबाइन नाम दे दिया ह्यूमन है, ठीक है ना। तो बस इतने सारे डॉग्स होते हैं लेकिन हमने कॉमन नाम दे रखा डॉग, तो कलेक्टिव नाउन एक तरह का। तो फिलहाल के लिए मैं कह रहा हूं कि मैंने बोल दिया कि सेट में जो भी मौजूद है उसका जनरल नाम मैंने रख दिया एक्स। अभी एक्स क्या है, तो एक्स सच दैट, एक्स कौन है भैया, सर एक्स 2 का कोई मल्टीपल है, यानी एक्स 2 का कोई, अगर मैं इस चीज को समझाना चाह रहा हूं तो x 2 का कोई मल्टीपल है। 2 का मल्टीपल मतलब 2 की टेबल में आता है। अच्छा सर 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, नहीं 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 नहीं, 2, 4, 6, 8 तक सिर्फ, 10, 12 नहीं। तो इसका मतलब सर ये तो नहीं कहना चाह रहे आप कि आपको बताना पड़ेगा कि फॉर ऑल। बेटे ये किस चीज का सिंबल है जो मैंने लिखा, दिस विल बी, ये जो चीज मैंने यहां पर लिखी है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, रीड एज, कैसे रीड करेंगे इसे हम, रीड एज फॉर ऑल। हम इसे बेटे फॉर ऑल टाइप से रीड करेंगे, हम इसको ऐसा पढ़ेंगे फॉर ऑल, यानी कि हम बोलेंगे फॉर ऑल, यानी कि जो n है, ये n क्या है, हम बोलेंगे n कुछ और नहीं बल्कि n जो है ये आपके पास इस केस में मैं समझाने के लिए लिख देता हूं 1, 2, 3, 4 है, बस मैंने क्लियर कट कर लिख दिया। कोई दिक्कत है किसी को, नहीं है दिक्कत। अभी इसको दूसरे, तीसरे, चौथे बहुत तरीकों से लिखा सकते हैं, लेकिन उनमें ये एक तरीका ही है। क्या मैंने कुछ भी गलत करा, मैं बोल रहा हूं कि एक बार तुम n के प्लस में 1 डालोगे 2 मिलेगा, एक बार 2 डालोगे 4 मिलेगा, एक बार 3 डालोगे 6 मिलेगा, एक बार 4 डालोगे 8 मिलेगा, बस हो गया। 10 चाहिए होता तो n बराबर 5 भी डाल देते, ठीक है ना। तो मैंने इस तरीके से समझा दिया, तो मेरे बारे के लिए ये हो गया। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म हो गई। इसमें आपने देखा कहीं ना कहीं इसे फॉर्मूला फॉर्म क्यों कह रहे हैं आप ये समझ रहे होंगे। बहुत बड़ी मुश्किल बात हो गई, थक गए बिल्कुल, बहुत टफ हो गई 11th की मैथ्स। अरे यार कैसी बात कर रहे हैं सर, अभी दोबारा करेंगे एक दो क्वेश्चन और। अच्छा अभी जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस ओनली मैं एक और एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे सोचो कि अपने पास एक एक्स है मान लेते हैं, और एक्स मैंने लिखा यहाँ पर 1 है, मैंने लिखा 4 है, मैंने लिखा 9 है, मैंने लिखा 16 है, मैंने लिखा 25 है। अब मुझे बताओ क्या यहाँ पे कुछ पैटर्न कैच हो रहा है। फिलहाल के लिए एक सेट मैंने लिखा, लेकिन क्या मैं इसे, अगर इस सेट को मैं अगर लिखना चाहता हूं, फिलहाल के लिए इस केस में ए और बी बराबर हो गए, ठीक है। अगर मैं एक सेट वाई बनाना चाहता हूं, मैं उसको लिखना चाहता हूं इस फॉर्मेट में। अरे यार ये कहां से आ रहा है, यहाँ पे ये पैरों के नीचे ना आ जाएगा, यहाँ जा भाई जा, साइड जा, साइड जा, साइड जा, साइड जा, क्योंकि मेरा ध्यान नहीं रहने वाला अभी थोड़ी देर बाद। हाँ पढ़ाते पढ़ाते जाओ, उधर जाओ, 1 मिनट बच्चों रुक जाओ। मतलब मैं बोलूँगा कि कॉकरोच का छोटा सा बच्चा, तुम बोलोगे यार ऐसा कैसे सर, यार ऐसा कैसा स्टूडियो है, स्टूडियो में मुझे भी नहीं पता कहाँ से, लेकिन है कॉकरोच का बच्चा आ गया, एक पता नहीं कहाँ से, ठीक है। तो सेट वाई, सेट वाई देखो इधर, सेट वाई बच्चों क्या होगा, इस चीज को अगर मैं देखूं, इस चीज में एक खास बात आपको दिख रही होगी कि ये परफेक्ट स्क्वायर से 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो फॉर्मूला टाइप का बन रहा है, पैटर्न बन रहा है, लॉजिक बन रहा है। तो मैंने बोला कि मेरा इस बार भी जो एलिमेंट है वो एक्स है, यानी कि जो इसका जनरल एलिमेंट है, कुछ भी नाम दे दो एक्स के, आपका मन वाई कहने को, अरे बेटे वाई कह लेना कोई दिक्कत नहीं है, एक्स। लेकिन एक्स सच दैट, एक्स है क्या,
सर एक्स स्क्वायर है, एक्स एक परफेक्ट स्क्वायर है, एन का स्क्वायर है। आप समझाने के लिए बोल सकते हो फॉर ऑल, जहां पर एन क्या है मैं पूछूंगा एन क्या, आप बोलना एन 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। आपने इस बारी में ऐसे निपटा दिया इस बात को। लेकिन ये जो इतना लंबा 1 2 3 4 5 हो रहा है ना, इसको और शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा जो हम थोड़ी देर पढ़ने वाले हैं, ब्रैकेट्स के बारे में। हम थोड़ी देर इंटरवल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। इंटरवल जैसे ही पढ़ लेंगे तो ये और क्लियर हो जाने वाला है। फिलहाल के लिए आपको समझ में आ गया होगा कि सेट बिल्डर फॉर्म कैसे काम करती है। अगर आप एन की प्लेस पे 1 रखोगे 1 का स्क्वायर, 2 रखोगे 2 का स्क्वायर, 3 रखोगे 3 का स्क्वायर, 4 रखोगे 4 का स्क्वायर, 5 रखोगे 5 का स्क्वायर। तो इस तरीके से बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से हमने सेट बिल्डर फॉर्म और हमने देख लिया रोस्टर फॉर्म में बेसिक फर्क क्या होता है, वो हमें हल्का हल्का समझ में आ गया। अब से सेट को जब भी रिप्रेजेंट करेंगे हम इसी तरीकों से रिप्रेजेंट करेंगे जो हमने यहां पर दिखा रखे। अब ये चीज जैसे एक बार में देखिएगा, राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन। जैसे एक इक्वेशन दे दिया आपको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0 इन रोस्टर फॉर्म। ये बोला कि जो इसका सॉल्यूशन आया उसे रोस्टर फॉर्म में लिखो। बेटे देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके एटमोस्ट 2 सॉल्यूशन आ सकते हैं। अगर इसकी एक्स की 2 वैल्यू आई तो दोनों वैल्यूज को हम ऑब्जेक्ट को उठा करके एक ब्रैकेट के अंदर बंद करके रख देंगे तो वो सेट बन जाएगा। चेक करते हैं सर, ये जो चीज है इसको मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस का x और माइनस का 2 बराबर 0। ये तो सर हमारे बाएं हाथ का खेल है, बचपन में बहुत करा हमने, तो 10th क्लास में तो यही पढ़ा हमने ज्यादा से ज्यादा। तो बेटे इसको ऐसे लिखो। अभी जैसे ही तुम ये करोगे x प्लस 2 तुम्हारा कॉमन आ जाएगा, इनसाइड द ब्रैकेट यू आर लेफ्ट विद दिस वन। और आप बोलोगे x प्लस 2 या तो 0 के बराबर हो गया जिसका मतलब हो गया कि x बराबर माइनस 2 हो गया, या आप बोलोगे सर x माइनस 1 बराबर 0 हो गया जिसका मतलब ये हो गया कि x बराबर प्लस का 1 हो गया। अब आप मुझे बताओ इसके सॉल्यूशंस क्या क्या है आपके। इसके सॉल्यूशन एक आया -2, एक सॉल्यूशन आया 1। इसको इस करली ब्रैकेट के अंदर जैसे ही आप डाल दोगे सेट बन गया। सेट को कुछ एक नाम दे दो, सेट ए हो गया। यही आपका आंसर है क्योंकि रोस्टर फॉर्म में उसे लिखना था। अभी सर इसे सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखे, देखो लिखने की हो रही होगी तो लिख पाओगे फॉर्मूला बनाने की, लेकिन जबरदस्ती मत बनाओ। अभी कोई स्पेशल पैटर्न बनता हुआ दिख नहीं रहा, आपको दिख रहा हो तो आप बना लेना, फिर उसमें क्या बड़ी बात है। फिलहाल के लिए सेट बिल्डर फॉर्म हो गई -2, -2, 1, यानी कि 2 नंबर, एक -2 एक 1 सॉल्यूशन है, उसको ब्रैकेट के अंदर डाल के हमने फॉर्म बना दिया। अच्छा अब बच्चों मैं आगे जाता हूं थोड़ा सा नेक्स्ट टॉपिक में। राइट द सेट इज पॉजिटिव। अब बोला रोस्टर फॉर्म में लिखो इस बार। अब अगर आप देखोगे इस बार आपको जो चीज दी गई है वो सेट बिल्डर फॉर्म में दी गई है। बेटे ध्यान से देखना, ये आपकी एग्जांपल से लिए जाम की क्वेश्चन, और एनसीईआरटी क्वेश्चन अगर आपसे ना बने मेरा नाम बदल देना, प्रणव पांडे सर्च करके कोई भी एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन देख लेना, आपको मिल जाएगा। बट स्टिल व्हाट आई एम सेइंग टू यू कि ये जो मैं करा रहा हूं उसके बाद आपसे क्वेश्चन पक्का हो जाएगा, क्योंकि वो आपके लिए एक डीपीपी होगी, वो आपके लिए असाइनमेंट होगा, आराम से आप कर लोगे। सो जो नहीं आएगा क्वेश्चन नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। राइट द सेट एक्स। बेटे यहां देखना जरा, एक्स एज दैट एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर। एक्स कोई पॉजिटिव इंटीजर है एंड एक्स का स्क्वायर करने पे 40 से कम आना चाहिए। अब मुझे बताओ पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं। क्या हम लोग भूल गए कि इंटीजर्स क्या होते हैं? बेटे ध्यान से समझ लो पहले एक बात को, यहीं पे लगे हाथ कुछ बातें समझ लो जो तुम्हें आनी चाहिए। वैसे यहाँ नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स कौन होते हैं एक बार अपना रिवीजन कर लो फटाफट से। सर 1, 2, 3, 4 और 1 2 3 तीन बार सिर्फ अपने को क्या लगाना होता है? डॉट मारना होता है 3 बार गिनती का, 1 2 3। तो ये जो चीज आपको दिख रही है बेटे इसी को नेचुरल नंबर कहते थे। लेकिन आज नेचुरल नंबर को हम एक सेट की फॉर्म में बोल पाएंगे। अगर तुमने मेरे से 10th क्लास में पढ़ा होगा पहले, तो 10th क्लास में मैंने पहला चैप्टर सेट बोल के ही पढ़ा दिया था। मैंने बोला था इस पूरी चीज को इतना लंबा ना बोल के बार बार हम एक नाम देंगे कैपिटल एन, और इस कैपिटल एन को अगर हमारे पास रहेगा तो हम उसे बोल्ड कर देंगे, बोल्ड नहीं कर पा रहे तो हम उसको एन को डबलिंग कर देंगे। तो डबलिंग का मतलब भी यही होगा कि हमने ये लिखा हुआ है सेट ऑफ एन नेचुरल नंबर। तो दिस इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट बेटे? सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को ये रिप्रेजेंट कर। अब क्योंकि सेट है तो इसलिए इसको ऐसे क्या कर देना पड़ेगा? ऐसे सेट ब्रैकेट्स के अंदर डाल देना पड़ेगा। ऐसे करते, ऐसे ही करके ये तो नेचुरल नंबर हो गया। इसी तरीके से तुम लोगों ने होल नंबर पढ़ा होगा। अभी होल नंबर की जब हम बातचीत कर रहे हैं तो होल नंबर में 0 को भी इंक्लूड करना है, 1 2 3 और अप टू सो ऑन 1 2 3 करके। अब ब्रैकेट के अंदर जैसे ही डालेंगे ये सेट बन गया। और इस बार ये सेट किस चीज का बना है बेटे? ये W का सेट बना है। W यानी कहने का मतलब है होल नंबर्स का ये सेट बना हुआ। इसी तरीके से आपको कोई बोले इंटीजर्स की, अगर कोई बात कर रहा है कि इंटीजर्स क्या होते हैं, तो आप लिखोगे इंटीजर्स की। अगर कोई आपसे बात कर रहा है इंटीजर्स की, तो इंटीजर्स को हम लिखते हैं कैसा? हम बोलते हैं जिसमें 0 भी होगा, +1 भी होगा, +2 भी होगा, +3 भी होगा, अप टू सो ऑन। और हम बोलते हैं -1 भी होगा, -2 भी होगा, अप टू सो ऑन पीछे को। तो इस कंप्लीटली इस पूरे को या तो कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करते हैं, बोल्ड करके सेट ऑफ Z बोलते हैं, या फिर इसे सेट ऑफ I कहते हैं। मतलब इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको समझ में आ चुका है कि नेचुरल नंबर्स क्या हैं, होल नंबर्स क्या हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं। जो होते हैं बस उन्हीं को ब्रेसेस के अंदर जैसे ही आप डाल दे रहे हो तो वो क्या बन जा रहा है बेटे? सेट बन जा रहा है। सॉरी, अभी नेक्स्ट बात समझेंगे। नेक्स्ट बात क्या है सर? सर नेक्स्ट बात ये है कि क्या आपको समझ में आ रहा है? मैंने पीछे आपको एक बात कही थी कि जब मैं आपको अभी पीछे पढ़ा रहा था कि ये जरूरी नहीं है कि फाइनाइट ही हो, इनफाइनाइट भी हो सकते हैं। जैसे इस केस में अगर आप देखोगे, इस केस में जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, ये 5 थे, फिक्स थे काउंटिंग में,
कार्डिनल नंबर फिक्स निकल रहा था। लेकिन हर बार ऐसा हो ये जरूरी नहीं है। जैसे इस केस में आप देखोगे नेचुरल नंबर कितने होते हैं, आप काउंटिंग बता सकते हो, काउंटलेस होते हैं, क्योंकि 1 2 3 4 कितना करते हुए कहां तक जाओगे, अनंत है। इसका मतलब ये हुआ कि सर ये अनंत है। मुझे एक बार बच्चे चेक करना पड़ेगा मेरा कैमरे की बैटरी चार्ज हो रही कि नहीं हो रही यार, मुझे लाल सिग्नल दिखाई दे रहा, देखो कितना अच्छा होना, मैंने देख लिया खटाक से। ऑल दो 107 मिनट थे वैसे, लेकिन कोई बात नहीं। तो कहने का मतलब क्या, अरे वो भी देख लूँ क्या, वीडियो रिकॉर्डिंग भी ऑन थी इसी लगे हाथ, थोड़ा सा वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन है सर, हाँ चल रहा है। तो कहने का मतलब बच्चों ये हो गया कि हमने यहाँ पर ये देखा, मैं था कहाँ पे, हाँ मैंने ये देखा कि इनफाइनाइट, तो इस तरह के सेट को हम इनफाइनाइट सेट कहते हैं। लगे हाथ में आपको बताता भी रह रहा हूँ, ये चीज़ आगे आनी है। ये इनफाइनाइट सेट है, ये इनफाइनाइट सेट है क्योंकि इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स या फाइनाइट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स मौजूद नहीं है, लेकिन ये सेट तो है। तो एक पैटर्न है, एक पैटर्न को दिखा करके हम उसे छोड़ पा रहे हैं, दैट्स वाई, है ना। लेकिन आपको एक बात बोलूं, ऐसे करके आप जिसको भी कहना चाहो कह लो। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि रियल नंबर की मैं बात करना चाहता हूं, मैंने कहा मैं रियल नंबर को लिखना चाहता हूं इसी फॉर्मेट में जैसे आप नीचे लिख रहे हो रोस्टर फॉर्म में, क्या आप कभी लिख पाओगे? सर आप रियल नंबर को कभी भी इस फॉर्मेट में नहीं लिख पाओगे, क्योंकि रियल नंबर को कोई फिक्स्ड पैटर्न होता नहीं है। क्योंकि आप ऐसा नहीं बोल सकते कि 1 2 3 टाइप का, क्योंकि 1 और 2 के बीच में पता नहीं कितने सारे रियल नंबर रह गए, 1.01 1.1 1.111 पता नहीं क्या क्या रह गया। तो इसका मतलब रियल नंबर्स को हम इस तरह के फॉर्मेट में नहीं लिख पा रहे हैं। शायद आप मेरी लिमिटेशन को समझ पा रहे होंगे। हमने जहां पर पैटर्न बनते हैं, अभी इवन आपके जो रैशनल नंबर होते हैं उसमें भी पैटर्न नहीं बनते, तो रैशनल और इरेशनल नंबर को भी इवन आप इस फॉर्म में नहीं लिख सकते। होल नंबर को लिख पाए, इंटीजर्स को लिख पाए, नेचुरल। जिस बच्चों को समझ में आया नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना कि सर मैं पक्का समझ गया, क्योंकि ये जो पॉइंट जहां पे मैं बोल रहा हूं ना, मुझे यहीं से पता चलेगा कि तुम लोगों को कैसे पढ़ाना है क्लास 11 को। इसलिए ये पॉइंट अगर समझ में आया कि रियल नंबर को हम नहीं लिख पा रहे तो जरूर लिखना सर, गॉट इट, जरूर लिखना, ठीक है, टाइम स्टैम्प्स के साथ। अच्छा अभी इस क्वेश्चन पे बच्चे अगर हम आते हैं तो बोला हुआ कि राइट द सेट x सच दैट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर। अब x एक पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर क्या हो सकते हैं सर? x 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, ऐसे करके कितना भी हो सकता है। लेकिन सर ये बोल रहा है कि हमें ना स्क्वायर करना है उस नंबर का, उसका स्क्वायर 40 से छोटा हो। अब अगर तुमसे कोई बोले कि इसका स्क्वायर करो, तो सर इसका स्क्वायर 1, इसका 4, इसका 9, इसका 16, इसका 25, इसका 36, इसका 49, ऐसा कुछ आ रहा है। लेकिन उसने क्या कहा कि स्क्वायर करने पे जो भी आए वो 40 से कम हो जाए, तो इसका मतलब वो सिर्फ इतने तक को कंसिडरेशन में रखना चाहेगा, क्योंकि है ना। तो अब मुझे बताओ कि जब वो इतने को कंसिडरेशन में रखेगा तो कोरस्पॉन्डिंग एक्स सिर्फ इतना होना चाहिए। कितने बच्चे समझ पा रहे हैं कि जिस एक्स की बातचीत चल रही है असल में वो एक्स 1 हो सकता है, 2 3 4 5 और 6 हो सकता है, 7 नहीं हो सकता, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 2 का 4 3 का 6 3 का 9 4 का 16 5 का 25 6 का 36 होगा, और 36 40 से छोटा है। जैसे ही आप 7 लिखोगे यहाँ पे 7 का स्क्वायर 49 होगा, जो इससे छोटा नहीं होगा, गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए अब हम समझ गए, क्योंकि अब हमने x को क्यों लिखा, एक्स स्क्वायर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि जिसको डिफाइन किया जा रहा है बेटे वो x है। x को डिफाइन किया गया, यानी कि जो नंबर इस सेट के अंदर ऐसा नंबर रखना है जिसका स्क्वायर करने पर 40 से कम आए। तो यहां पे सारे पॉजिटिव इंटीजर ही रखे हुए हैं हमने। अब इसने पॉजिटिव इंटीजर कहा था तभी जाकर काम हो पा रहा है, ठीक है, क्योंकि अगर वो नेगेटिव इंटीजर कहता है तो बेटे -1 -2 -3 ये सब वापस आ जाते हैं, क्योंकि इनका स्क्वायर करने पर भी सेम आंसर आता है। -1 का स्क्वायर 1 ही होता है, -2 का स्क्वायर 4 ही होता है। तो अगर वो सिर्फ इंटीजर बोलता तो यहाँ पे -1, मुझे बताओ अगर यहाँ पे सिर्फ इसने इंटीजर बोला होता तो आंसर, तो मुझे सिर्फ इतना बताओ, अगर इसने इंटीजर बोला होता तो n ऑफ x का आंसर कितना होगा? मैं इतने में समझ जाऊंगा तुम लोग कितना दिमाग लगा रहे हो, मैं इतने में समझ जाऊंगा। अगर मुझे सिर्फ इतना बता दो कि अगर इसने पॉजिटिव इंटीजर ना कह के सिर्फ इंटीजर कहा होता तो मुझे बताओ n ऑफ x की वैल्यू कितनी होगी, और अभी तो n ऑफ x की वैल्यू 6 मुझे दिख रही है, उस समय कितनी होगी? चलिए शाबाश। अभी हम बढ़ते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है इस चीज को। ये चीज तो एग्जैक्टली मैंने तुम्हें पीछे बताई, असल में ये चीज एग्जैक्टली मैं आपको पीछे बता चुका हूं, लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म में अगर हमें लिखना है तो हम समझ गए कि हम बोलेंगे जो भी एलिमेंट है उसका लेट से वो कुछ x है। x क्या है? प्यार से देखो, हाँ कंफ्यूज मत होना। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि बच्चे बोलेंगे सर मुझे ना सेट बिल्डर समझ नहीं आया। तुम तो नहीं हो उनमें, आराम से देखते हुए चलो। सर हमने क्या बोला कि जो भी सेट के अंदर एलिमेंट है उसको लेट से x मान लिया। अब x की खास बात क्या है कि x इज अ कंप्लीट स्क्वायर, x इज अ परफेक्ट स्क्वायर। आप चाहो तो लैंग्वेज में लिख सकते हो x इज अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, बस हो गया खत्म। इसमें तो और कुछ बोलने जैसा ही नहीं है, क्योंकि x क्या है? x इज अ परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि जो भी एलिमेंट है आपका परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है 2 का, 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है 3 का, 16 परफेक्ट स्क्वायर है 4 का, 25 परफेक्ट स्क्वायर है 5 का। तो दे ऑल आर द परफेक्ट स्क्वायर्स। और जहां पे आपको समझा लेना चाहिए कि x कौन है, तो आप यहां पे एक बार क्या है ये सर, आप यहां पे क्लैरिफाई भी कर सकते हो कि व्हाट डू आई मीन बाय x, ये समझाना बहुत जरूरी है कि x क्या है। तो आप वहां पे लिख लो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। क्या मैंने कुछ गलत बोला?
अब देखो मैंने कैसे लिख दिया, x क्या है, नेचुरल नंबर के सेट से आ रहा है। मैंने बिलोंग्स टू को स्टार्टिंग में समझाया, बिलोंग्स का मतलब क्या है। मैं कहना चाह रहा हूं कि x इन नंबर्स में से कोई ना कोई एक है, क्योंकि नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। कितने प्यार से मैंने इस बात को समझा दिया। हाउ मेनी ऑफ यू हैव गॉट द पॉइंट? कितने बच्चों को समझ में आ रहा है कि सर मैं बिल्कुल समझ गया कि नेचुरल नंबर रखूंगा, मतलब ये जो भी आ रहे हैं नेचुरल नंबर ही है, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर जो भी आ रहे हैं नेचुरल नंबर ही है। 1, 4, 9, 16, 25 दे ऑल आर द नेचुरल नंबर्स, ठीक है ना। हाँ, आप चाहते तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर भी कह सकते थे, लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर होगा तो ऑटोमेटिकली फिर भी ना आंसर आपका यही आएगा, क्योंकि रियल ऐसे कौन से रियल नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर्स हो, तो वो 1, 4 ऐसे ही है, क्योंकि आप समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाहता हूँ। अरे इतनी तेजी से समझ जाते हो। अब बेटे टाइप्स ऑफ सेट पे आते हैं। हमारे पास सेट्स के कुछ टाइप है, हम उतना ही पढ़ेंगे फिलहाल जितना हमारे एनसीईआरटी में हमें दिया है, इसके अलावा भी अदरवाइज होते हैं। सर सबसे पहले हमारे पास टाइप्स में देखिए, एक एम्प्टी सेट होगा, द एम्प्टी सेट। उसके बाद एक होगा फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, एक होगा इक्वल सेट, एक होगा सबसेट जो हम पढ़ेंगे, और एक होगा सिंगलेटन सेट, इक्विवेलेंट सेट मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी। और ऐसे ही करके थोड़े बहुत सिंगलेटन सेट मैंने लिख दिया शायद। हाँ, एक एक करके हम डिस्कशन करते हैं बेटे, ध्यान से आ जाओ। सबसे पहले द एम्प्टी सेट के बारे में बात करते हैं। एज इट्स नेम सजेस्ट, इसका नाम बता रहा है कि मैं एम्प्टी सेट हूं। इस एम्प्टी सेट को बेटे आपको ये दिख सकता है वॉइड सेट के नाम से भी दिख सकता है, या नल सेट के नाम से भी आपको दिख सकता है, ठीक है ना। तो वॉइड और नल सेट दोनों का मतलब एक ही, कि ऐसा सेट जिसके अंदर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने हो, 0, ऐसा कहना गलत है। नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट 0 पे कंफ्यूजन पैदा होता है। अब समझता हूं मैं, यानी कि ऐसा सेट जिसके अंदर कुछ भी ना हो। अब जब मैं कुछ भी ना हो तो इसका मतलब कहीं ये मत समझना कि कुछ भी ना है। जैसे जब इस जहां में कुछ नहीं भी नहीं था, वही था वही था। बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है। कहते हैं जब इस जहां में कुछ भी नहीं था, ऐसा नहीं कहता। अगर कहेगा कि कुछ भी नहीं था, जैसे ये कुछ ऐसी बात है बच्चों कि नोबडी इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड बट आई एम नोबडी, इसका मतलब क्या हुआ? समझ रहे हो आप इस बात को? ये सेंस से समझे आप इस बात का मैंने क्या कहा? नहीं समझे तुम लोग यार, छोड़ो ना, फिर सीधी बात करता हूं मैथ्स की यार। तो कहने का मतलब एक ऐसा सेट जिसके अंदर आपके पास कुछ भी नहीं है रखने के लिए। ऐसा कैसे हो जाता होगा सर? ऐसा हो जाता है बेटे। अब इधर देखो, मैं बोलूंगा सर मेरे पास एक सेट है इस तरीके का, एक्स सच दैट। आपने बोला कैसे? मैंने कहा कि एक्स स्क्वायर में एक को जोड़ा 0 आ गया। फॉर ऑल मैंने बताया कि x कोई और नहीं बल्कि रियल नंबर के सेट से ले रखा। आपको लैंग्वेज समझ में आ रही है? अब ये क्या है? फॉर ऑल x कौन है? x कोई भी रियल नंबर है, ये बताने की कोशिश हो रही है। अब मुझे बताओ, किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर करोगे तो और उसमें एक जोड़ के कभी 0 आएगा? कभी नहीं आएगा सर, क्योंकि कोई भी रियल नंबर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल माइनस का 1 है, फॉर एग्जांपल एक रियल नंबर 1 है, इसका जैसे ही तुम स्क्वायर करते हो तो ये बन जाएगा 1, इसका स्क्वायर जैसे ही करते हो बेटे फिर से बन जाएगा 1, और इस 1 में अगर तुम 1 जोड़ते भी हो तो क्या कभी भी तुम्हें 0 मिल पाएगा? कभी भी नहीं मिल पाएगा 0। सीधी और सरल बात है। इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0 का मतलब है कि एक्स स्क्वायर बराबर -1। और मुझे बताओ, किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर करने पे नेगेटिव कभी आया आज तक? कभी नहीं आता सर, कभी नहीं आता सर। तो आप सीधे सीधे समझ रहे हो कि कभी भी किसी रियल नंबर का स्क्वायर करने पर नेगेटिव आ ही नहीं सकता। इसका मतलब कोई ऐसा एक्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो बेटे ये जो चीज है, ये क्या हो गया इस केस में? जो सेट ए हो गया, सेट ए हो गया, दिस इज द एग्जांपल ऑफ, मतलब यही वाला सेट, क्या नाम है इसका? द एम्प्टी सेट। ये एम्प्टी सेट का एग्जांपल हो गया। क्या मेरी बात किसी को समझ में आ पा रही है कि नहीं आ पा रही? सर बोलो, आ रही कि नहीं आ रही? एम्प्टी सेट का मतलब क्या हुआ? किसी को समझ में आ रही कि नहीं? ये बात आ रही है सर। इतनी सी ही बात होती है एम्प्टी सेट। यानी कि आप ऐसी चीज बोल लो जो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। जैसे क्या होगा? जैसे कि सोचो कि मैं बोल रहा हूं कि सेट बी में मैं बोल रहा हूं कि एक्स सच दैट। आपने बोला क्या है एक्स? मैं कह रहा एक्स, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि किसी डाई को फेंका और 7 आ गया, तो किसी डाई को फेंकने पे 7 कभी आ सकता है? कभी भी नहीं आ सकता, क्योंकि उसमें नंबर 1 2 3 4 5 6 है। तो मैं बोलूंगा किसी डाई को फेंका और 7 आया उसको, तो वो एक तरह का बेसिकली एम्प्टी सेट का एग्जांपल है। यानी एक तरह के इंपॉसिबल इवेंट्स जो है, यानी कि आपको सेट के अंदर रखने को कुछ मिलेगा नहीं। मैथमेटिकली उसका परफेक्ट एग्जांपल आपके सामने मैंने लिख दिया। क्या मेरी कोई बात समझ पा रहे हैं? इसी तरीके से कोई कुछ भी दे सकता है। जैसे कोई एक आपको इक्वेशन दे सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, जैसे मैंने पीछे आपको इक्वेशन दी थी। कोई बोलता है कि मेरे पास एक सेट ए है। मैंने कहा क्या है सेट? वो कह रहा है वो सेट कुछ और नहीं बल्कि इमेजिनरी रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन है। दिस इक्वेशन को मैं 1 कहता हूं, इमेजिनरी रूट ऑफ इक्वेशन 1 है। समझने के लिए देखो, रफ बता रहा हूं, बहुत रफ बोल रहा हूं। तो अब वो बोलेगा कि मेरा सेट ए कौन है? इसके इमेजिनरी रूट्स। आपने पीछे देखा इसके इमेजिनरी रूट्स आए नहीं थे। इसके तो एक रूट 1 और -2 ऐसा कुछ था, दोनों रूट्स रियल थे। तो आप बोलोगे सर ऐसा कोई रूट एग्जिस्ट ही नहीं करता, भरने के लिए हमारे पास कुछ है नहीं, तो वो एम्प्टी सेट हो गया ऑटोमेटिकली। मेरी बात समझ पा रहे हो नहीं पा रहे? तुम लोग समझ पा रहे हैं सर? हम समझ पा रहे हैं सर, इतना बड़ी बातें नहीं कर रहे आप। यार मैं बड़ी बड़ी बातें करने लग गया क्या है सर? 11वीं में आके बदल गए एकदम से आप? ऐसा तो नहीं सोच रहे आप कहीं? नहीं यार सर, मैं वैसे का वैसा ही हूँ, अभी भी देखो ना यार, वैसी तो बातें कर रहा हूँ तुम लोगों से। तो मैं सर इतना ही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एम्प्टी सेट यानी कि ऐसा सेट जिसके अंदर आप कुछ रख ही नहीं पाओगे, रखने के लिए कुछ होगा ही नहीं। 2 एग्जांपल मैथमेटिकली मैंने आपको फिलहाल के लिए समझा दी। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है।
तो एम्प्टी सेट का हिसाब किताब हो गया। अब इस एम्प्टी सेट को बेटे ध्यान से सुनना, ये जो एम्प्टी सेट है जिसको मैं कह रहा हूं कि ये ऐसा, इसी को कोई इंसान ऐसे भी रिप्रेजेंट कर लेता है, फाई से। क्या बोलते हैं इसे? फाई, PHI, फाई, ग्रीक वर्ड है फाई। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कैपिटल ए, ये जो एम्प्टी सेट है जिसके अंदर कुछ नहीं भरा हुआ, कई बार गलती से किसी बच्चे से कुछ लिख लिया जाता है, इसलिए क्लियरिफाई करने के लिए हम उसको बोलते हैं कि ये ऐसी चीज है। ये ना लिखने का मन कर रहा तो फाई लिख लो। फाई का मतलब भी क्या समझा जाएगा? रिक्त समुच्चय, यानी कि ये भी एम्प्टी सेट है, द एम्प्टी सेट है। ठीक है, अब गलती क्या होती है? गलती क्या होती है ध्यान से समझना। ये जो चीज है ये एम्प्टी सेट है, नो डाउट, ये एम्प्टी सेट है, नो डाउट, ये एम्प्टी सेट है, नो डाउट। ठीक है, लेकिन बेटे कभी कोई ऐसे लिख के तुझे दे देगा ना, तो ये भूल के भी मत बोल देना कि एम्प्टी सेट है। किसी भी एंगल से एम्प्टी सेट नहीं है, ये किसी भी एंगल से एम्प्टी सेट नहीं है। जब भी एम्प्टी सेट को लिखना हो, फाई लिखने का मन है तो फाई लिखो, ब्रैकेट लिखने का मन है तो सिर्फ ब्रैकेट लिखो, लेकिन फाई के बाहर ब्रैकेट मत लगा दो। फिर ये समझा जाएगा कि ये एक ऐसा सेट है जिसके अंदर एक एलिमेंट है जिसका नाम फाई है, तो फिर वो सिंगलेटन सेट हो जाएगा। अभी पढ़ाऊंगा आगे जाके। एम्प्टी को देख के कुछ याद आया यार, एक होता था ना ऐसे कि एम्प्टी है जैसे लिखा हुआ, इसको हटा दो, अभी क्या पढ़ेंगे? एम्प्टी, और उसके बाद इसको हटा दो, ऐसा कुछ होता था ना, याद है किसी को? इसको हटा दो तो अभी क्या पढ़ेंगे? एम्प्टी। अरे याद आ रहा है किसी को यार मैं क्या कहना चाहता हूँ? हाँ करके बताओ मुझे क्या कहना चाह रहा था मैं। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो बच्चों तुम्हें समझ में आ गया होगा। फिलहाल के लिए मैंने हल्की सी बात आपको बताने की कोशिश की है कि एम्प्टी सेट में ध्यान रखने लायक बात है कि ऐसा ब्रेसेस जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं कुछ भी नहीं को मत कंसिडर कर देना। तो ऐसा होगा उसके अंदर, आप अब जब मैं कह रहा हूं तो कह नहीं पाऊंगा, शब्दों की सीमा है, तो आप समझ रहे हो। इसी चीज को फिर हम फाई कह लेंगे, ठीक है ना? हाँ, लेकिन ये जो चीज होगी, ये जो चीज होगी, ये मेक श्योर करना कि ये कभी भी एम्प्टी सेट जैसी चीज नहीं है बिल्कुल, और यही फंसाने वाली चीज होती है। ठीक है, अभी नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट है सर फाइनाइट एंड इनफिनिट सेट। बच्चों मैंने फाइनाइट और इनफिनिट सेट बताया, आप लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि नेचुरल नंबर का सेट मैंने दिखाया 1 2 3 4 ऐसे करके 1 2 3 डॉट्स मार के छोड़ देने की हो रही थी। ऐसे करके आप ही देखोगे ये एक इनफिनिट सेट का एग्जांपल है। इनफिनिट सेट क्यों कह रहे हो सर? क्योंकि इसकी जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, कार्डिनलिटी है, वो डिफाइन नहीं है। हम नहीं बता सकते कि इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो दैट्स व्हाई दिस इज बच्चों क्या? इनफिनिट सेट है। ये इनफिनिट सेट का एग्जांपल हो गया। लेकिन जैसे कोई कहता है कि A-E-I-O-U टाइप का, तो बेटे ये क्या हो गया? ये आपका परफेक्टली सर फाइनाइट सेट हो गया, यानी कि ये वाला आपका फाइनाइट हो गया, ये वाला फाइनाइट सेट हो गया। ध्यान से समझ में आ रहा है सर? ये वाला इनफिनिट सेट हो गया। तो सर इसमें तो कोई बड़ी बात है ही नहीं, ये तो जैसा कि इनका नाम है वैसे ही इनका काम है, इसमें क्या बड़ी बात है? हाँ बिल्कुल सही बात है। अब हल्का सा अगर आप देखोगे, ये जो नोट पॉइंट आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, ये अपने आप में एक अच्छी बात बोल रहा है। ये कह रहे हैं एन इनफिनिट सेट्स कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन द रोस्टर फॉर्म। ये बोल रहा है एन सॉरी ऑल, इसने वर्ड यूज किया बेटे क्या? ऑल। इसने वर्ड यूज किया कि ऑल इनफिनिट सेट्स कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन द रोस्टर फॉर्म। अभी बोल रहा है कि हर किसी को आप रोस्टर फॉर्म में नहीं दिखा सकते। जैसे इसको तो दिखा दिया आपने, अभी ये इनफिनिट है और आप दिखा भी चुके हो रोस्टर में, क्योंकि रोस्टर में ब्रैकेट लगते हैं। लेकिन अगर हर किसी को नहीं दिखा सकते, अब बताओ वो एग्जांपल कौन सा होगा? पीछे बताया था, जस्ट याद करो। अभी जब जस्ट पीछे मैंने कुछ बताया था, कुछ तो बताया था तुम लोगों को, याद करो। मैंने बोला था कि बताओ बताओ, ये बोला था मैंने कुछ। रियल नंबर को ध्यान, क्या रियल नंबर को कभी तुम रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हो? नहीं लिख सकते। रियल नंबर इनफिनिट होते हैं, हम मानते हैं। नेचुरल नंबर इनफिनिट होते हैं, मानते हैं। लेकिन नेचुरल नंबर एक पैटर्न बनाता है, इसलिए इसको लिखा जा सकता है। होल नंबर एक पैटर्न बनाता है बेटे, इंटीजर एक पैटर्न बनाता है, इसलिए दे कैन बी रिटन इन द रोस्टर फॉर्म ऑल्दो दे आर इनफिनिट सेट, बट वी कैन नॉट राइट integers or sorry, we cannot write rational numbers, irrational numbers or real numbers in the form of roster फॉर्म में हम उसे नहीं लिख सकते। आप समझ रहे होंगे क्यों नहीं लिख सकते, मैंने बताया भी था। कैसे लिखोगे आप? कोई पैटर्न जानते हो क्या रियल नंबर को लिखने का? रियल नंबर तो कुछ भी है ना, 1, 2, 3 लिखोगे तो 1 और 2 के बीच में पता नहीं कितने असंख्य रियल नंबर आ गए। तो इसका मतलब हमें सर क्लैरिटी आ चुकी है। जो पॉइंट हमें एनसीईआरटी वाले कहना चाह रहे थे, इस पॉइंट को हम बखूबी समझ चुके हैं। ये बता भी रहे हैं कि सेट ऑफ रियल नंबर्स कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन दिस फॉर्म बिकॉज द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट दैट डज नॉट फॉलो पर्टिकुलर रूल को फॉलो नहीं करता, जैसे कि नेचुरल नंबर्स का करता था। तो रट तो नहीं रहे हो? नहीं सर रट नहीं रहे। अगर रटोगे नहीं तो ऐसी मैथ्स निपट जाएगी तुम्हारी 10 दिनों में पूरी 11वीं की। फिर बोलोगे ये क्या हो गया सर यार, हम तो अभी से, हमें तो ऐसा लग रहा है कि हम तैयारी शुरू करते हैं JEE वगैरह की। टाइप्स ऑफ सेट, इक्वल सेट्स। बेटे इक्वल सेट्स क्या होगा? जैसे कि स्टार्टिंग में बता चुका हूं, इक्वल सेट्स का कुल मिला के मतलब क्या इतना होता है कि n ऑफ a बराबर n ऑफ b। नहीं सर, अगर सिर्फ इतनी सी ही बात होती सर तो हम सिर्फ इतना कह पाते इस बात को लेकर के कि सेट a एंड सेट b आर, यानी कि मैं क्या कह रहा हूं, सेट a एंड सेट b आर इक्विवेलेंट सेट्स। क्या मैंने बोला? इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स है, सेट ए और बी इक्विवेलेंट सेट है। ये आपको समझ में आ रहा है?
इसको देख के सिर्फ इतना ही तुम बोल सकते हो। लेकिन अगर ए और बी अंदर से दिखते भी एक जैसे हैं तो आपका वो इक्वल सेट बन जाएगा। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया, मैं बार बार चलो बता देता हूं, कोई बात नहीं। जैसे मैंने बोला कि 1 2 3 टाइप का एक ये लिखा हुआ, इसके बाद एक बी आपके पास लिखा हुआ बेटे कितना ए बी सी टाइप का, और उसके बाद एक सी तुम्हारे पास लिखा हुआ मान लेते हैं 2 3 1 टाइप का। अभी इस केस में कैपिटल ए कैपिटल बी और कैपिटल सी नाम के जो ये सेट्स हैं बेटे, ऑल दे इक्वल नहीं बोल सकते आप इन्हें, इक्वल नहीं बोल सकते आप, सिर्फ इतना बोलोगे कि कैपिटल ए कैपिटल बी एंड कैपिटल सी आर इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट तो आप इन्हें एटलीस्ट कह सकते हो कि ये इक्विवेलेंट सेट्स है। ये कैसे सेट्स हैं बेटे, ये इक्विवेलेंट सेट्स है। कैसे कह पा रहे हो सर आप इक्विवेलेंट सेट्स है? इसीलिए कह पा रहा हूं क्योंकि इनके कार्डिनलिटी सेम है। और इनमें भी मैं एक बात और कह सकता हूं कि कैपिटल ए और कैपिटल सी को मैं ऐसा लिख सकता हूं, लेकिन कैपिटल बी को मैं ऐसा इनके साथ बराबर के सिंबल से नहीं लिख सकता, क्योंकि कैपिटल बी के अंदर के जो चीजें रखी गई ऑब्जेक्ट्स दे आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ए एंड सी। ए और सी का भले ही ऑर्डर अलग है लेकिन अंदर के आइटम सेम है बिल्कुल। तो इसलिए ए और सी आपस में इक्वल सेट्स के एग्जांपल भी है। क्या मैं इस चीज को लेकर के एक नोट पॉइंट लिख सकता हूं तुम लोगों के लिए? यार देखता हूं कितने बच्चे मेरी बात को समझ पा रहे हैं, मैं देखना चाहता हूं। देखो, ऑल इक्वल सेट्स आर equivalent sets, equivalent sets, but all the equivalent sets बोलो आगे क्या होगा? आर नॉट, नो, सेट्स मे और मे नॉट बी, मे और मे नॉट बी, हो भी सकते हैं नहीं भी, मे और मे नॉट बी इक्वल, ठीक है ना? जैसे एक बारी के लिए सोचो, क्या ए और सी इक्विवेलेंट सेट है? हाँ जी इक्विवेलेंट सेट है। क्या इक्वल सेट है? हाँ जी इक्वल भी है। लेकिन क्या ए और बी इक्विवेलेंट सेट है? हाँ है। लेकिन क्या ए और बी इक्वल सेट भी है? नहीं जी। समझ गए आप बात को? तो मैंने क्या कहा समझो, दोबारा रिवाइंड करके सुनो मैंने क्या कहा, अगर क्लैरिटी नहीं आई है तो। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी बच्चे क्या है, सबसेट। ओ इतना प्यारा टॉपिक भाई साहब, बहुत प्यारा टॉपिक बच्चों, ध्यान से सुनने की हो रही है। अगली क्लास 12th में जब आओगे, रिलेशंस एंड फंक्शन नाम का चैप्टर आप पढ़ोगे, जो कि आपकी अगले चैप्टर भी आपका है 11th में, लेकिन 12th क्लास का पहला चैप्टर भी है। तो आपको पता है वो पढ़ाने के लिए सारी कहानी यहीं से पढ़ानी पड़ती है। अगर जिस बच्चे को क्लैरिटी नहीं होती उसको यही पढ़ाना पड़ता है जो मैं पढ़ा रहा हूँ। तो आपके लिए फ्रेश है, समझ लो सबसेट को, बहुत प्यारी चीज़ है, बहुत सिंपल चीज़ है। और नहीं समझने की कोशिश करोगे तो नहीं आएगा, समझने की थोड़ी सी भी कोशिश करोगे एकदम आ जाएगा, बहुत ईजी है। नाम बता रहा है इसका सबसेट। जैसे बेटे ध्यान से देखना, जैसे एक सेट ए है मेरे पास, फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर 2 एलिमेंट है बेटे, ए और बी। मैंने कुछ नहीं करना, मैंने एक बहुत सिंपल सा काम करना है, मैंने एक नया सेट बनाना है। सेट मतलब मुझे कुछ ऑब्जेक्ट्स चाहिए, उन ऑब्जेक्ट्स को एक बोरे के अंदर डालूंगा, मेरा सेट बन जाएगा। बोरा मतलब ब्रेसेस। तो सर आपने एक इसका सेट बनाना है, लेकिन सेट बनाने के लिए सर मुझे कुछ एक पूल चाहिए जहां से मैं एलिमेंट्स को उठाऊं, वो पूल ही है। मुझे एक सेट बनाना है, जैसे मैंने कहा मुझे एक सेट बनाना है, इसका नाम मैंने बी रख दिया। सर बी सेट बनाने के लिए क्या डालूं इसके अंदर? तो यहां से उठा के जो मन कर रहा डाल दो। सर ए को उठा के डाल दूं क्या? डाल दे। सर एक और सेट बनाना है, सर बी को उठा के डाल दूं, इस बार डाल दे। सर एक और सेट बनाना है, सर दोनों को उठा के डाल दूं, डाल दे। सर एक और सेट बनाने का मन कर रहा, सर किसी को भी उठा के नहीं डालूं, हाँ डाल दे। कुछ लेने की स्वतंत्रता है तो कुछ ना लेने की भी स्वतंत्रता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस केस में अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये बी सी डी ई टाइप के जो ये बने, कितना भद्दा लग रहा है। मैं माफी चाहता हूं बच्चों, मैं इसको इरेज करना चाहूंगा यार, मैं तरीके से लिखना चाहूंगा यार, मम्मी डांटेगी वरना, बोलेगी ये कैसी राइटिंग है यार। तो कहने का मतलब कि सेट बी आपके पास इतना ही है, सेट सी बेटे आपके पास कितना है? इतना ही है। उसके बाद सेट डी आपके पास कितना है? उसके अंदर दोनों एलिमेंट रख लिए मन किया तो, और एक का ससुरे का मन किया उसने कुछ भी नहीं रखा। तो या तो एक रखा है तो दूसरा रखा है तो दोनों रख दिया तो कुछ भी नहीं रखा, इसके अलावा कोई चॉइस है ही नहीं करने की। तो इन चारों ही केस में जो सेट बना है, हाँ बना है, क्योंकि ब्रेसेस के अंदर, ब्रेसेस जहां बन गया वहां सेट बन गया। अभी सर ये सेट तो बना है, लेकिन क्या ये सेट इसकी हेल्प से बना है? हाँ, यानी कि इसके जितने एलिमेंट है क्या वो उसकी हेल्प से बने? हाँ। तो ये सारे के सारे सबसेट्स है। तो बेटा ये क्या है? ये क्या है? ऑल आर सबसेट्स ऑफ सेट ए। ये समझ में आता है। बी, क्या नाम है इसका? बी सी डी ई, ऑल दे आर दी सबसेट्स ऑफ सेट ए। तो क्या सर ये जो सेट ए है जो ऊपर बैठा हुआ, अगर मैं आपको कोई सेट दूंगा तो क्या आप मुझे पहले से बता दोगे कि कितने सबसेट मैं बना सकता हूं? जैसे इस सेट ए के मैंने ये 4 सबसेट बनाए बेटे, और इस 4 के अलावा मैं 5वां नहीं बना सकता। तो आपको कैसे पता चल जाता है? सर मुझे ऐसे पता चल जाता है कि अगर कोई पूछेगा कि नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ एनी सेट ऑफ अ सेट, फॉर एग्जांपल सेट ए की मैं बात कर लूं इसी एग्जाम में, किसी सेट ए के कितने सबसेट मौजूद होते हैं, तो उसका जवाब होता है 2 की पावर कार्डिनल नंबर ऑफ दैट सेट ए।
इसको क्या बोलते हैं बेटे, मैंने क्या बताया था पीछे भी, कार्डिनल नंबर। क्या बोला था मैंने, कार्डिनल नंबर। तो कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए है। तो कहने का मतलब है दिस इज द रूल, नाउ दिस इज अ थंब रूल। ये आपके पास बेटे एक थंब रूल बन गया जो मैंने आपके सामने यहां पर लिख के रख दिया कि नंबर ऑफ सबसेट जब भी आपको निकालने हैं किसी भी सेट के, तो 2 की पावर में कार्डिनल नंबर कर देते हैं। जैसे सर इस केस में अगर मुझे मान लेते हैं नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने थे, इसी केस की अगर बात कर लूं तो इस केस में कार्डिनलिटी कितनी है सेट ए की, बेटे 2 है। ध्यान से देखना सर, जल्दीबाजी मत करना बोलते हैं इसमें। कैसी जल्दीबाजी की बात कर रहे हो, देख लेना क्या दोनों अलग अलग चीजें लिखी हैं, क्योंकि कल को कभी कोई आपको ऐसा बोल दे कि सेट ए आपके पास ऐसा है ए बी सी और ए टाइप का, तो कभी भी कार्डिनलिटी जो बच्चा 4 बोलेगा वो गलत कर देगा। 4 नहीं है बेटे, कार्डिनलिटी कितनी है इसकी, 3 है, क्योंकि इसका जो रियल फॉर्म है, जो रेक्टिफाइड वर्जन है वो है ए बी सी टाइप का। इसका रेक्टिफाइड वर्जन ये है क्योंकि ए 2 बार रिपीट हो रहा है, स्टार्टिंग में बताया था रिपीटेशन अलाउड नहीं है सेट्स में, है ना। तो इसीलिए सिर्फ जो दिखता है उसको देख के नहीं बोल देना 4, उसको रेक्टिफाई करके बोलना है 3। तो इस केस में 2 है, तो अगर ये 2 है तो इसका नंबर ये कितना होना चाहिए, 2 की पावर 2, तो इसका मतलब कितना होगा 4, और वही 4 बेटे आपको दिखाई दे रहे हैं, 4 सबसेट्स हैं। समझ में आ गया। तो ठीक है, अभी प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस करते हैं, जस्ट डू प्रैक्टिस नाउ। जैसे अगर कोई आपसे कहता है कि मेरे पास एक सेट एक्स है जिसके अंदर एलिमेंट है ए बी सी टाइप का, आप सीधे सबसे पहले क्वेश्चन आपके मन में आएगा कि नंबर ऑफ सबसेट्स कितने, कोई पूछेगा नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट एक्स। जैसे ही आपसे कोई पूछेगा आप इस केस में बोलोगे 2 की पावर कार्डिनल नंबर ऑफ सेट एक्स, और ये तीनों अलग अलग लोग हैं इसलिए इसका मतलब 3 है, और 2 की पावर 3 बेटे कितना होता है 8। क्या मैं गलत कह रहा हूं, नहीं सर, मुझे समझ में आया कि इसमें 8 इसके सबसेट्स बनेंगे। 8 सबसेट कैसे बनेंगे सर, बना के दिखा दो तो मान जाओ मैं आपको यार। तो देखो बच्चों, मैंने सिर्फ इसके एक एलिमेंट ए को लेकर के एक सेट बनाया, मेरा एक सेट बन गया। मेरा मन किया सिर्फ बी को लेके एक सेट बनाऊं, मेरा एक और सेट बन गया। मेरा मन किया एक और सी को लेके एलिमेंट बनाऊं, मैंने एक सेट और बन गया। 3 डिफरेंट सेट बने विद द हेल्प ऑफ द गिवन सेट एक्स सेट से। तो तीनों सबसेट हैं, बिल्कुल हैं। क्या सर मैं एक काम करूं, क्या मैं इस बार सिर्फ 2 एलिमेंट को लूं, ए और बी एक सेट बना दूं, सेट बना दूं मतलब ब्रेसेस लगा दूं, हाँ। क्या सर मैं बी और सी को लेके बना दूं, बना दो। क्या सर मैं सी और ए को लेकर बना दूं, बना दो। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं इतने सेट बना पा रहा हूं विद द हेल्प ऑफ दिस। लेकिन क्या मैं और नहीं बना सकता, सर मैं और बना सकता हूं। मेरा मन कर रहा है कि सर ए बी सी तीनों को एक साथ ले लूं, मेरा मन कर रहा है सर किसी को भी एक साथ ना लो। 1 2 3 4 5 6 7 8, बेटे ध्यान से गिनो, ये 8 है। इस 8 के अलावा 9 आप गिना नहीं सकते मुझे। तो इसका मतलब ये जो 8 मैंने बनाए, ये 8 वही है जो मैंने ऊपर पे आपको बताए थे, यानी कि नंबर ऑफ सबसेट्स मैंने बना दिए, यानी इन तीनों की हेल्प से कितने सबसेट्स बन सकते हैं, 8। तो आप इस चीज को थोड़ा सा इसकी, अब आप मेन फंडा तो समझ चुके हो, बनाते कैसे, होते कितने हैं वो भी समझ गए, 2 की पावर कार्डिनल नंबर ऑफ दैट गिवन सेट, और कैसे बनाते हैं वो भी आप समझ गए। अब थोड़ा रिप्रेजेंटेशन समझ लो। जैसे इस केस में बेटे ये जो सेट बी है, ये सेट ए का अगर सबसेट है तो उसको ऐसे लिखते हैं कि सेट बी सबसेट है सेट ए का। क्या मैं गलत कह रहा हूं, नहीं सर बेटे, सेट सी जो है वो सबसेट है सेट ए का, ऐसे बनाते हैं, ऐसे जो जिसका सबसेट है उसकी तरफ मुंह खोलते हैं, ऐसे करके सेट डी क्या है, सबसेट है सेट ए का, सेट ई क्या बेटे, सबसेट है सेट ए का। तो ये क्या है, ऑल दे आर सबसेट। तो इस वाले को क्या कहते हैं बेटे, सुपर सेट। यानी कि अगर आपसे कोई कह रहा है कि, जैसे आपसे कोई कहता है कि 2 इज लेस देन 3, इसी का दूसरा मतलब ये भी तो है ना कि 3 इज ग्रेटर देन 2। तो अगर 2 3 से छोटा है तो 3 क्या है, 2 से बड़ा है फिर। तो ऐसे ही करके अगर बी ए का सबसेट है तो ए क्या है उसका, ए सुपर सेट है बी का, ए बेटे सुपर सेट है बी का। क्या कहते हैं, वर्ड क्या आया, सुपर सेट आया। सबसेट समझ में आता है, ए सुपर मतलब जिससे बना था। तो तुम लोगों को इतनी क्लैरिटी आ रही है, बहुत क्लैरिटी आ रही है सर, बहुत क्लैरिटी आ रही है सर। अब यहां से नोट पॉइंट समझेंगे हम जरा यहाँ पे, ठीक है ना। कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूं क्या मैं यार, ऐसा तो नहीं यार कि सर यार क्या कर रहे हैं यार आप यार, ऐसे 10वीं में तो इससे सरल होता था सर यार, ऐसा तो नहीं है सर, 10वीं में तो इससे टफ होता था, तो बहुत ईजी बढ़ा रहे हैं आप, कहाँ से 10वीं में होता है, हमारे टॉप मार जाते हैं हम तो आज तक। अच्छा बेटे एक बात को ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व क्या करना है कि जब भी तुम सबसेट निकाल लो किसी सेट का, एक कॉमन बात देखने को तुम्हें मिल रही होगी। जब तुमने ये सबसेट निकाले, अगर तुम ध्यान से देखो तो ये जो चीज दिख रही है तुम्हें, ये कोई और चीज नहीं बल्कि सेट ए ही है। ध्यान से देखो, सेट डी नहीं बल्कि सेट ए ही है, क्योंकि वो एग्जैक्टली सेम टू सेम है। और बेटे ये जो चीज आपको दिखाई दे रही है, ये 2 चीजें कॉमन है हमेशा। कहने का मतलब कि किसी भी सेट के 2 ट्रिवियल सबसेट होंगे ही होंगे, 2 सबसेट तो उसके होंगे ही होंगे। 2 सबसेट कौन कौन से सर, एक तो खुद इटसेल्फ वो, क्योंकि एक तो खुद डी नाम का डी है वो खुद ए ही, तो ए इटसेल्फ इज अ सबसेट ऑफ, ए इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी कि ए खुद का सबसेट है। क्योंकि हमने जो भी ये सेट बनाया, इस सेट में हमने दोनों की हेल्प से लेके बना दिया, हमने नाम डी रखा, बाद में पता चला डी तो ए ही है,
तो कहने का मतलब ए जो कोई भी सेट खुद का सबसेट होगा। जैसे यहां देखो, जैसे ये जो एक्स जो तुम्हें दिख रहा है, ये देखो एक कंडीशन ऐसी आई ना कि तुमने इसको खुद ले लिया, तो इसका मतलब उन सबसेट में से एक तो खुद होगा ही होगा। समझ रहे, नहीं समझ रहे? समझ रहे? अरे हाँ बोलो, हाँ समझ रहे। और दूसरा एम्प्टी सेट, मतलब तुम दो काम तो तुम हमेशा करोगे क्या, कि या तो सारे ले लोगे या तो कोई भी नहीं लोगे। सारे ले लोगे तो जो वो बनेगा वो खुद बन जाएगा, और कोई भी नहीं लोगे तो वो एम्प्टी सेट बन जाएगा। इसलिए एम्प्टी सेट और वो सेट खुद इटसेल्फ, ये दो सबसेट तो पक्का बनेंगे नहीं बनेंगे। बोलो झूठ बोल रहा हूं मैं? बोलो यार सर आप झूठ बोल रहे हैं, आप बोलो बेटे बोलो। ठीक है, एक ही केस हो सकता है जब आपका एक ही सबसेट बनेगा। सोचो, दिमाग लगाओ कब होगा। पहले तुम समझे ही नहीं मैं बोल क्या रहा। दोबारा बोलता हूं इस चीज को, दोबारा बोलता हूं। मैंने सिर्फ एक पॉइंट बोला, एनी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। कुछ भी गलत बोल रहा हूं तो बताओ। एनी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एनी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। कोई भी सेट खुद का सबसेट होता है। मैं रटने वाली बात नहीं, अपनी आंखों से देख के बोलो। सबसेट की डेफिनेशन जैसे मैं बोल रहा था, ये ले लो वो ले लो वो ले लो, जब मन आया दोनों ले लिए तो खुद बन गया। मन आया तो तीनों ले लिए तो खुद बन गया। और ऐसे ही करके एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एनी सेट। एम्प्टी सेट भी पक्का होगा ही होगा। अच्छा मैं एक बात, ये दो रूल समझ गए यार तुम लोग? ये ट्रिवियल सबसेट्स तो होते हैं। क्या ऐसा दिमाग में आ रहा है कि सर दो मिनिमम सबसेट्स होते हैं? देखो सोचो एक बार, दिमाग लगाने की हो रही है लेकिन इसमें ऐसे ही चलते चलते, अगर कोई एक एलिमेंट ए है, मुझे बताओ इसके कितने सबसेट होंगे? सोच को, दिमाग लगाओ, इसके कितने सबसेट होने वाले हैं? दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। फॉर्मूला कहता है सर, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला 2 की पावर n ऑफ ए, इस केस में कितना है 1, तो ये कहता है दो सबसेट होने चाहिए। मुझे बताओ, एक तो एक खुद सबसेट, एक तो एक खुद हो जाएगा और एक एम्प्टी हो जाएगा। क्या गलत हुआ? नहीं सर, वो दो सबसेट दिख रहे कि नहीं दिख रहे? दो सबसेट तो एग्जिस्ट करेंगे ही करेंगे, दो सबसेट तो एग्जिस्ट करेंगे ही करेंगे। वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। ठीक है, खेलोगे? आ जाओ फिर एक खेल खेलते हैं। देखो इधर, बताओ, ये होमवर्क है तुम लोगों का। देखता हूँ कितने दिमाग वाले बच्चे बैठे हुए हैं यहाँ पे। दिमाग क्या होता है? दिमाग का मतलब सिर्फ अभी यहाँ ध्यान से सुन रहे हैं मेरी बात को। चलो बताओ, इसके कितने सबसेट होंगे? बताओ मुझे जवाब, कौन कौन से होंगे? जल्दी जवाब दो। ठीक है ना, सामने लिखा हुआ कुछ, उसके बताओ कितने सबसेट होंगे। तो ये दो फंडे समझ में आए? कुछ भी मैंने बड़ी बातें करी? कोई बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ मैं? बड़ी बड़ी बात आती नहीं भाई मुझे करनी। अभी सर इतना तो हो गया। अभी एक इंसान है, वो कह रहा है सर यार इतने से नहीं काम बनता, मुझे एक एक्स्ट्रा पॉइंट बता। मैंने कहा क्या पता भाई तुम्हें ऐसा एक्स्ट्रा? बोल रहा सर एक बात बोलूं मैं आपको। मैंने कहा बोलो यार, तुम भी बोल दो, सब तो कुछ ना कुछ बोलने में लगे हुए, सुना के चले जा रहे हैं आके, अब तुम भी कुछ सुना दो। बोला सर प्रॉपर सबसेट जैसी भी कुछ चीज़ एग्जिस्ट करती है। मैंने कहा वो क्या है? आइला। बोला सर प्रॉपर सबसेट में क्या होता है ना, कि हम ना इन सारे सेट जो सबसेट निकले उसमें से इसको हटवा देते हैं, क्योंकि वो तो खुद वो सेट ही है। हम प्रॉपर सबसेट की जब हम बात कर रहे हैं तो हम सर उसको ना हटा के ही बात करेंगे। उस वाले को हम ससुरे को हटाकर ही बात करेंगे जो वहां पे बीच में आ रहा है, जो क्योंकि वो खुद ही है, वो सेट अपने आप को भी काउंटिंग में ले रहा। लेकिन सर ये क्या बात हुई यार, हमें सबसेट चाहिए उसके, वो अपने को भी खुद काउंटिंग में ले रहा है। तो प्रॉपर सबसेट का मतलब होता है प्रॉपर, उसको हटा करके। तो बेटे एक बात बता, जब टोटल सबसेट कितने होते हैं? 2 की पावर n होते हैं किसी भी सेट के। तो अगर एक को घटा दोगे तो कितने हो जाएंगे? इतने हो जाएंगे। बस हो गया, इसका फॉर्मूला ये हो गया। तो कभी भी आपको कोई बोले कि प्रॉपर सबसेट के लिए फॉर्मूला क्या बन रहा है, कोई अलग से फॉर्मूला नहीं बन रहा, एक घटा देना है। एक किसको घटाए? इसको घटा दे। जैसे इसके कितने प्रॉपर सबसेट होंगे? 2 की पावर 3 कितना होता है? 8। 8 में से इस वाले को घटा दे बेटे, तो 7 है सर प्रॉपर सबसेट। एक समझ रहे हो आप मेरी बात को? समझ रहे हो? हाँ। तो जब आप, क्योंकि ना इन जनरल क्या होता है, जैसे इस केस में ना ये इस केस में अगर आप देखोगे डी और ए, डी ए का सबसेट है और डी ए के बराबर भी है एक्चुअली। ठीक है ना? हाँ, तो ऐसा होता है। क्या मैं कुछ गलत कह रहा हूँ? नहीं सर, आप कुछ भी गलत नहीं कह रहे। तो आपसे प्रॉपर सबसेट बेटे समझ में आ गया, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अदर देन दिस ऑल दे आर इम्प्रॉपर सबसेट। कोई पूछेगा इम्प्रॉपर सबसेट कितने होते हैं, मतलब तो आप बता दो। इम्प्रॉपर बेसिकली ये है, आप समझ गए। प्रॉपर सबसेट ये हो गए 7 के साथ इस केस में। तो सर यार आपने तो ये भी समझा दिया सर यार, इतना इजी यार सर 11वीं की यार मैथ्स यार, क्या मजाक चल रहा सर? ऐसे तो हम टॉप मार जाएंगे 11वीं में। मारो तो सही यार, मारो ना फिर टॉप मारो। तुम भी परेशान है, हम भी परेशान है, ये भी परेशान है, वो भी परेशान है। आगे बढ़ो सर। सर मैंने आपको फिलहाल सबसेट्स को समझा दिया, मैंने आपको सबसेट्स भी प्यार प्यार से सबसेट समझा दिया। बेटे सबसेट ध्यान से समझना, क्योंकि अगले चैप्टर में रिलेशन की डेफिनेशन ही सबसेट्स आती है। अगर तुम्हें अभी समझ में आ गया, तुम्हें अगला चैप्टर भी समझ में आ गया, बधाई हो। ठीक है ना? हाँ।
अभी क्या है, सिंगलेटन सेट। सर सिंगलेटन सेट बताओ ना सर, प्लीज प्लीज प्लीज। बेटे सिंगलेटन सेट जैसे कि इसका नाम सजेस्ट कर रहा है, ऐसा सेट जिसके अंदर एक ही एलिमेंट मौजूद हो उसे हम कहते हैं सिंगलेटन सेट, जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट मौजूद हो। यानी कि इसके इसमें मतलब कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि जिसका कार्डिनल नंबर सिर्फ और सिर्फ 1 हो बेटे, उसको हम कहते हैं कि वो सिंगलेटन सेट है। अब यहाँ पे खेला जा सकता है कि जैसे अगर आपसे कोई कहे कि ये चीज मुझे बताओ व्हाट इज इट, इज दिस अ सिंगलेटन सेट और व्हाट। बेटे ये वाला जो है ना, इसके इसमें अगर मैं इसे बी कहता हूँ तो तुमसे कोई पूछे कि एन ऑफ बी कितना है तो तुम बोलोगे 1 है। कितना 1, क्योंकि इसके अंदर काउंटिंग कितनी है, बी के अंदर कितने लोग हैं, एक ही लोग है, उसका नाम क्या 5 है। ध्यान से सुनना, कोई कहता है ये, इसका नाम सी है, कोई पूछेगा सी कार्डिनल नंबर सी कितना है, बेटे इस बारी में कार्डिनल नंबर सी 0 है, क्योंकि इसके अंदर कोई मौजूद नहीं। असल में ये जो चीज लिखी हुई है ये 5 कुछ और नहीं बल्कि ये था। इसके अंदर कितने लोग हैं, कोई लोग नहीं है, यानी 0 लोग हैं। तो कंफ्यूजन यहीं पे होता है फिर। हाँ कंफ्यूजन बेटे ध्यान से सुन लो, यहीं पर होता है। इसीलिए तुमसे अगर कल को कोई कहने लग जाए ना, कल को कोई तुमसे कहने लग जाए ना कि मुझे बताओ सबसेट ऑफ बी कितने हैं, सबसेट ऑफ सेट बी कितने हैं, तो तमीज से बोलना कि सर 2 की पावर 1, क्योंकि उसका कार्डिनल नंबर 1 है। लेकिन कोई कल को तुम्हें बोलने लग जाए कि सबसेट ऑफ, अब तुम कंफ्यूज होने लग गए हो, लग रहा है मुझे फालतू का, वो भी फालतू की बात में कंफ्यूज हो रहे हो, तो 2 की पावर 0 बोलोगे, इस बारी में 1 ही है बोलोगे, क्योंकि यहां पर इसके अंदर कोई मौजूद ही नहीं है। तो इसके अंदर इसका कार्डिनल नंबर 0 था, तो 2 की पावर 0 1 हो गया, किसी की पावर 0 करने पे 1 आता है, और इसकी पावर 1 करने पे तो 2 आया। अब दिमाग लगाओ, ऑलरेडी पीछे बता चुका हूं। तो सिर्फ कंफ्यूजन यहीं पर बच्चों को क्रिएट होता है, एक इसमें और एक इसमें, इन दोनों में कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो बेटे ध्यान से समझना कि ये वाली चीज एम्प्टी सेट है। अगर तुम समझ गए होंगे मेरी बात को, मुझे प्लीज बताओ कि सर हम समझ गए, आप चिंता मत करो। और ये वाली चीज बेटे कौन है, ये सिंगलेटन सेट है, सिंगलेटन सेट है। तुम्हें जानकर अच्छा लगेगा कि ये चीज कुछ और नहीं बल्कि इस 5 को तुम दोबारा से ऐसा लिख सकते थे चाहो तो, यही चीज है वो। असल में वो 5 कुछ और नहीं है, क्योंकि ये जो चीज होती है 5 क्या होता है, यही तो होता है। कंफ्यूज नहीं हो रहे ना तुम, होना भी नहीं है कंफ्यूज किसी भी एंगल से, इतने प्यार से समझा रहा हूं यार। अब तो मुझे नींद आने लग गई, मुझे लग रहा तुम्हें समझाते समझाते ठीक है, नहीं आ रही मुझे नींद, डोंट वरी। सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर। अब देखो बच्चों ध्यान से, रियल नंबर क्या होता है हमने देखे अभी। क्या आपको नहीं लगता कि जो नेचुरल नंबर है, अब ये दिमाग लगाने वाली चीज है, कितनों को लगता है कि नेचुरल नंबर जो है वो रियल नंबर का ही एक सबसेट है। सबसेट किसे कहते हैं, मैंने क्या कहा, मैंने कहा सबसेट क्या है कि उसके एलिमेंट्स को लेकर के बने। क्या आपको नहीं लगता कि नेचुरल नंबर के पास खुद का कुछ है, क्या कुछ भी नहीं है, सारे रियल नंबर से उधार लेके बैठा हुआ, रियल नंबर से उधार लिया और अपने ऐसे करके आपने ऐसे करके अपने क्या बना दिया, एक करली ब्रैकेट बना दिया और बोल दिया कि मैं भी सेट बन गया आज से। बेटे सबसेट है ये रियल नंबर का। तुम्हें नहीं लगता क्या होल नंबर्स जो हैं वो भी सबसेट है बेसिकली रियल नंबर के। क्या आपको नहीं लगता कि जो इंटीजर से सारे के सारे सबसेट है रियल नंबर के, सारे के सारे उधारी का जीवन जी रहे, रियल नंबर से सारे एलिमेंट्स लेकर के आ रहे। तुम रैशनल नंबर बोलो, रैशनल नंबर बोलो, ऑल दे आर द सबसेट ऑफ रियल नंबर। लेकिन अभी एक चैप्टर पढ़ोगे आगे जाके कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तब तुम्हें पता चलेगा रियल नंबर भी उधारी का जीवन जी रहा है, रियल नंबर भी क्या जी रहा है बेटे, उधारी का जीवन जी रहा है। ये भी सबसेट है कॉम्प्लेक्स नंबर का। नोट करो इस बात को, कहीं पे टॉप में लिखो अपने पेज में, जब वो चैप्टर पढ़ा रहूँगा तो वापस आओगे समझ में आएगा। क्या कहा मैंने, रियल नंबर भी उधारी का जीवन जी रहा है, ये भी सबसेट है कॉम्प्लेक्स नंबर का। बाद में पढ़ेंगे, अभी कन्फ्यूजन नहीं चाहिए, अभी नहीं चाहिए कन्फ्यूजन। अरे सर हमें क्या समझ नहीं आया, इतना समझ में आता है ना, बस इतना ही समझ में आना है। नेचुरल नंबर सारे के सारे 1 2 3 4 जो भी कहाँ से आया भाई, रियल नंबर से तो लेकर के बने हुए नेचुरल नंबर का सेट। समझ आ गया, हाँ ठीक है। अच्छा कितने लोगों को एक बात और समझ में आती है कि सर जो नेचुरल नंबर और होल नंबर में कौन किसका सबसेट है, मुझे क्वेश्चन, मुझे होमवर्क में बताओ नीचे कमेंट सेक्शन में। नेचुरल नंबर और होल नंबर में कौन किसका सबसेट है, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है सर, जैसे आगे जानबूझ के रखा मैंने तुम्हारे लिए, क्योंकि क्वेश्चन एक्सरसाइज में था, लेकिन मैंने जानबूझ के इसलिए लिया ताकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो सके। बोल रहा है कि लेट ए, बोल रहा है बेटे लेट ए बराबर ये चीज है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड वाई, कौन सा इनकरेक्ट एंड वाई। अब बेटे ध्यान, मेरे ख्याल से दिख रहा होगा स्क्रीन में, दिख रहा, मैं एक बार स्क्रीन में जाके देखता हूँ क्या तरीके से दिख रही है चीज़। हाँ मेरे हिसाब से तो साफ साफ दिख रही है, थोड़ा जूम इन कर लेना, ठीक है, ऐसे पिंच कर लेना, बाकी एडिटिंग में और सही करेंगे इसे थोड़ा सा। देखो जरा ए बराबर ही है, बोला विच, जैसे 3,4 है, अभी ये जो 3 लिखा और जो ये 4 लिखा, इसको ऐसे करली ब्रैकेट के अंदर लिखा, बोलना सबसेट है सेट ए का। कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं चाहिए। मुझे बताओ ये 3,4 जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ ब्रेसेस के अंदर, और ये इस बड़े ब्रेसेस के अंदर लिखा हुआ, यानी कहने का कुल मिला के मतलब है कि सेट ए के अंदर जो एलिमेंट, सबसे पहली बात देखो मैं तुम्हें बताता हूं, मैं तुम्हें क्लियर करता हूं। सेट ए में सबसे पहले तुम्हें यहां क्लियर करता हूं, सेट ए में कितने एलिमेंट है काउंट करो बेटे, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट है इसमें, 5 मत बोलना गलती से भी, क्योंकि ये जो चीज है दिस इज इटसेल्फ एंटिटी, ये अपने आप में एक एंटिटी है बेटे। 1 2 और ये 3 और एक चौथा 4,
मेरी बात नहीं समझ पा रहे तुम यार। ये ऐसी चीज़ है ना जैसे कि ये ऐसी चीज़ है ना बेटे कि जैसे तुम्हारे पास बैग है, बैग के अंदर तुम्हारे पास 2 डजन केले हैं, तो वैसे तो 24 केले हैं, लेकिन डजन की गिनती में हम गिनेंगे तो एक एंटिटी दो पॉलीथीन है, पॉली बैग है उसमें रखे हुए। तो इसका मतलब अगर तुमसे कोई पूछेगा ध्यान से तो बेटा तुम्हें समझ में आना चाहिए 4 हैं इसके एंटिटीज, 1 2 और ये इटसेल्फ 3 और चौथी है। अभी और क्लैरिटी देने के तुम्हें ये भी समझाता हूं कि 1 बिलोंग कर रहा है सेट ए को, बेटे 2 बिलोंग कर रहा है सेट ए को, और ये जो चीज है ध्यान से देखो इसको, ये बिलोंग कर रही है सेट ए को क्योंकि ये चीज इटसेल्फ सेट ए के अंदर घुसी पड़ी है, और 5 बिलोंग कर रहा है सेट ए को। तो मैं तुम्हें क्लैरिटी दे रहा हूं यहीं से। अब अपने हिसाब से देखो, जैसे इसमें ये वाला सही है क्योंकि ये मैंने बताया तुम्हें यहाँ पे, इसमें 1 बिलोंग कर रहा है एक को, ये सही है, ऐसे दिखा रहा हूँ जो फिलहाल एक बारी में दिख जा रहा है, ऐसे देख ले रहा हूँ, जबरदस्ती नहीं करूंगा मैं, फिलहाल मुझे इतना दिख रहा है। अब आते हैं बाकी बातों पे, अब आते हैं सबसेट निकालने पे। मैं तुम्हें अलग से करके दिखा रहा हूँ, फिर हम मैच कर लेंगे चाहे तो, अलग से करके दिखा रहा हूँ बेटे, कोई टेंशन नहीं है। तुम्हें कोई कहता है कि एक सेट तुम्हें दे रखा, बाई चांस तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा होगा ऊपर, तो मैं यहाँ पे लिख के प्रॉपरली बता रहा हूँ 1 2 3 4 एक साथ, उसके बाद 5, कोई कंफ्यूजन नहीं है बेटे, कोई कंफ्यूजन नहीं है, और यही क्लैरिटी चाहिए। इसमें क्लैरिटी आ गई, टॉपिक में क्लैरिटी आ गई, तुम्हें कुछ नहीं पढ़ना इसके अलावा। अच्छा, मेरा वो तो खत्म तो नहीं हो गया मेमोरी कार्ड में, स्टोरेज नहीं था वैसे उसमें, तो अभी हो भी गया होगा, तो मैं क्या करूँ अब, वैसे तो चल रहा है, बोल रहा है कि 15 मिनट और है। देखो चलो बच्चे ध्यान से सुनने की हो रही है प्लीज यार। सर हम कहाँ थे? हम सर यहाँ पे थे, अगर मुझे इसके सबसेट निकालने, मैं बोलूंगा नंबर ऑफ, मैं पहले निकाल के दिखा रहा हूँ आपको, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए, मैं बोल रहा हूँ नंबर ऑफ सबसेट। तो ये बोलेगा कि वो 2 की पावर कार्डिनल नंबर कितने है सेट ए का, मैं बोलूंगा सर 1 2 दिस होल इज 3 4। गलत कह रहा हूँ क्या मैं? अरे यार कहाँ गलत कह रहा हूँ यार, 4 सर। तो रो क्यों रहे सर यार? अबे रो नहीं रहा भाई, 2 की पावर 4 16, ओ माय गॉड ये तो बहुत बड़ा नंबर है सर। 16 सबसेट निकाल दोगे आप बैठ करके? बेटे निकाल तो दूंगा मैं, लेकिन तुम्हें हल्का सा आइडिया दे रहा हूँ, मुझे निकालने नहीं है एक्चुअली, लेकिन मैं तुम्हें इतना बता देता हूँ कि अगर मैं 1 को निकालूंगा बाहर और उसका सेट बनाऊंगा तो ए का सबसेट बन जाएगा, हाँ जी बन जाएगा। मैं अगर 2 को बाहर निकालूंगा बेटे ऐसे करके और उसका सेट बनाऊंगा, 2 को बाहर निकाला उसका सेट बनाया, तो वो सेट बनने से सब सेट हो गया। सब क्यों? क्योंकि उसमें से निकल के बना है। मैं इस पूरे को बाहर निकालूंगा, किसको पूरे को? इस पूरे को निकालूंगा बेटे बाहर, इस पूरे को बाहर निकाला, फिर उसका सेट बनाया। क्या गलत करा मैंने? अभी तक सब में मैं यही काम कर रहा था, मैं 1 को बाहर निकाल रहा था फिर सेट बना रहा था, तो वो सबसेट बन रहा था। 2 को बाहर निकाला उसका सेट बनाया, करली ब्रैकेट लगा के, तो वो सबसेट बना। इसको भी जब बाहर निकालूंगा इसका सेट बनाऊंगा बेटे, तभी तो जाकर ये सबसेट बन पाएगा। बोल दो झूठ बोल रहा मैं, बोलो ना झूठ बोल रहा मैं। ऐसे करके 5 को बाहर लाया, लेकिन उसको सेट बनाने के लिए बेटे मुझे करली ब्रैकेट लगाना पड़ा। मेरी बात को दोबारा सुन लो, अगर समझ नहीं आई दोबारा सुन लो, छोटी सी बात है, और यही बात टर्निंग पॉइंट रहेगी जिसमें तुम्हें बोलोगे मुझे मैथ्स आ रही है नहीं आ रही। सबको आता है, बस थोड़ा सा एक बार देखने की देर है। अब मैं कुछ गलत कुछ नहीं कहा मैंने, मेरी बात को 2-3 बार सुनो, तुम्हें क्लियर हो जाएगा, मुझे बार बार बोलने की जरूरत नहीं, रिवाइंड करके देखो, ठीक है। अब क्या इतना ही नहीं सर, इसके अलावा भी और भी होंगे, लेकिन मैंने तुम्हें क्लैरिटी जो देनी थी वो दे दी मैंने तुम्हें। इसके अलावा बाकी 12 जो बचे वो मैं निकाल दूंगा, लेकिन जरूरत नहीं है। अब इधर आओ, क्या ये जो चीज़ है सबसेट, अभी बिल्कुल सही बात है सर, ये अभी क्लैरिटी आ रही है। क्यों सही बात है सर? क्योंकि उसने उस चीज को पहले बाहर निकाला और उसका सेट बनाया, तो वो सबसेट तो बना। बिल्कुल राइट एकदम। सर क्या 1 सबसेट है ए का? नहीं सर, 1 ए का सबसेट नहीं है, क्योंकि 1 जब बाहर आएगा, अभी सिर्फ बाहर आया, उसको सेट बनाने के लिए करली ब्रैकेट देना पड़ेगा, तब वो सबसेट कहलाएगा। ये गलत बात है, बोलो गलत बात है। हाँ। सर 1 to 5, सर 1 को लिया, 2 को लिया, 5 को लिया, बाहर लिया तीनों एलिमेंट्स को, उनका करली ब्रैकेट लगाया, सबसेट बना। बिल्कुल बना। गलत कह रहा हूं क्या? बिल्कुल गलत नहीं है सर। सर इस एलिमेंट को लिया, इस एलिमेंट को लिया, इस एलिमेंट को लिया, तीनों को करली ब्रैकेट लगा दिया, क्या वो सबसेट बना? बिल्कुल बना। सर क्या वो तीनों एलिमेंट्स जो मैंने बाहर लिए क्या भी बिलोंग कर रहे हैं? सरासर गलत है सर, क्योंकि क्या आपको इस सेट ए के अंदर क्या आपको कोई ऐसी चीज दिखाई दे रही है कि 1 2 5 एक साथ लिखा पड़ा हुआ कहीं पे? ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है? नहीं सर, सरासर नहीं दिखाई दे रहा हमें, इसलिए गड़बड़ है। 1 to 5 करली ब्रैकेट के अंदर ए के अंदर नहीं मौजूद है। ए के अंदर 1 है अलग से, ए के अंदर 2 है अलग से, ए के अंदर 5 अलग से, लेकिन 1 to 5 का कॉम्बिनेशन ऐसे करके बैठा नहीं है ए के अंदर। कहीं दिख रहा है किसी को? आपको नहीं दिख रहा। आपको 1 अलग दिख रहा है, 2 अलग दिख रहा है, 5 अलग दिख रहा है, लेकिन 1 to 5 का ग्रुप दिखाई दे रहा है आपको? नहीं दिखाई दे रहा, तो नहीं है ना सेट ए, मैं बिलोंग नहीं कर रहा। तो क्या सर 1, 2, 3 सब? कितने प्यारे क्वेश्चन बना रखे हमने, अगर तुम ये समझ गए तो तुम्हारा काम यहीं पे हो गया। सर क्या 1 2 3 सबसेट है क्या? देखो 1 को बाहर निकाला मैंने, बहुत अच्छा। 2 को बाहर निकाला, बहुत। 3 को बाहर नहीं निकाल पाओगे तुम, क्योंकि 3 बधा हुआ 4 कैसे निकाल दोगे? अगर वो तुमसे कहता 1 को निकाला, 2 को निकाला और 3 और 4 को निकाला, और इस पूरे को जो निकाला इसका, ये सब मैं कहता बिल्कुल, मैं कहता बिल्कुल राइट, मैं कहता बिल्कुल राइट। अभी क्यों कहूंगा मैं राइट? अभी क्यों कहूंगा भाई मैं राइट? तो इसीलिए 3 को ऐसे नहीं निकाल सकते तुम सर,
ऐसे ये मर्जी थोड़ा चल रही है आपकी, कुछ भी बोल दो क्या करके। अच्छा अच्छा सर डराओ मत यार, नहीं निकालेंगे, कोई बात नहीं, समझ गए। अभी आ जाओ, 5 बिलोंग करता है, कौन 5 कौन होता है? 5 है एम्प्टी सेट। क्या तुम्हें यहाँ पे कहीं 5 लिखा हुआ दिख रहा है ए के अंदर? नहीं दिख रहा। अगर नहीं दिख रहा, मैं बिल्कुल, हमें नहीं, बिल्कुल नहीं दिख रहा, हम जबरदस्ती नहीं मानेंगे। मुझे यहाँ 1 दिख रहा, 2 दिख रहा, 3 दिख रहा, 4 दिख रहा, 5 दिख रहा है मुझे। अगर ऐसा होता कि मुझे ऐसा दिखता तो मैं बिल्कुल कहता कि मेरा 5 बिलोंग कर रहा है ए को, मैं बिल्कुल कहता उस समय। अगर ये ना भी दिख रहा होता, ऐसे ना भी दिख रहा होता, ऐसे भी दिख रहा होता, अगर मुझे ऐसे भी दिख रहा होता ना, तो भी मैं कहता कि हाँ बिलोंग कर रहा है। इन दोनों में से कुछ भी नहीं है बेटे, ध्यान से देख ले। तो ये गलत है सर, गलत है, ये हमारे साथ खेला खेल रहे सर, गलत है। लेकिन क्या 5 सबसेट है ए का? हाँ बिल्कुल सर, क्योंकि एम्प्टी सेट किसी भी सेट का सबसेट होता है। ये 5 बेटे 5 क्या है? 5 बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एम्प्टी सेट है 5, और एम्प्टी सेट किसी भी सेट का, कोई भी सेट उसका सबसेट है। लेकिन इसने खेल दोबारा खेला है तुम्हारे साथ, देख लो। ये नहीं है इसका सबसेट, ये क्यों होगा? ये क्यों होगा इसका सबसेट? ये तब होता बेटे इसका सबसेट अगर ऐसा होता, अगर ए ऐसा होता। अगर ए ऐसा होता ना, तो इसी चीज को तुम एक बारी के लिए, ये चीज जो लिखी है, इसी चीज को तुम चाहो तो 5 भी कह सकते। अगर ये ऐसा होता ए, तो तुम 5 को बाहर लाते, 5 में सेट बनाते और फिर कह पाते। तो इसीलिए ये भी गलत है, और ये जो इसके पहले, ये दो गलत इसलिए हो पा रहे हैं क्योंकि 5 नाम की चीज यहां मौजूद नहीं है। अगर 5 मौजूद होता तो 5 ए से बिलोंग करता, और 5 को बाहर लाके ब्रैकेट लगाते और वो सबसेट बन जाता। मेरी बात को दोबारा तिबारा 10 बार सुन लो, इसके अलावा कुछ नहीं है इसमें कहने के लिए। इसीलिए मैंने क्वेश्चन को लिया, क्योंकि क्लैरिटी इसमें यहीं से आएगी, सबसेट की डेफिनेशन से नहीं आएगी। इससे जानबूझ के, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, जिस बच्चे से हो गया वो कभी भी गलत नहीं करेगा सबसेट का क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन में तुम्हें एक एक बात समझ में आई है, रटना मत किसी भी बात को, लेकिन बहुत प्यार से इसने क्वेश्चन को फ्रेम किया, बहुत प्यार से करने वाले ने। हैट्स ऑफ टू यू जिसने बनाया क्वेश्चन। ठीक है, इंटरवल एज सबसेट ऑफ आर। बेटे इंटरवल क्या होता है? अभी इंटरवल क्या नई चीज है सर, ये अजीब सी क्या चीज है? इंटरवल बहुत प्यारी चीज है। जैसे सोचो कि तुम्हारे पास एक नंबर लाइन में तुम बैठे पड़े हुए, नंबर लाइन है, नंबर लाइन में बेटे तुम्हारे पास यहाँ 1 है, यहाँ पे तुम्हारे पास 5 है फॉर एग्जांपल। अभी 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के, अच्छा सर 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 आता है सर, 1 और 2 के बीच में कुछ नहीं आता क्या? अरे भाई बहुत कुछ आता है बेटे। 1 से लेके 5 के बीच में कितने नंबर आते हैं? इनफाइनाइट नंबर्स। तुमसे पूछ रहा होता कितने नेचुरल नंबर आते हैं, तो 3 नेचुरल नंबर आते हैं, 2 3 4, लेकिन रियल नंबर इनफाइनाइट। मैथ्स ने बोला यार ऐसे कैसे, फिर इनको भी तो दिखाना है, इनका भी तो कुछ विचारों का हिसाब किताब करना है। मैंने कहा कर लो फिर। तो मैथ्स कहती है, मैंने कहा क्या कहती है? मैथ्स कह रही भाई राम राम भाई सारा ने। मैथ्स क्या कह रही है? राम राम भाई सारा ने। देखो चलो ऐसे ऐसे ऐसे, मैथ्स कह रही है यार 3 केसेस लेके देख लो यार। देखो मैंने कहा कैसा केस है? बोली एक ए कोई एक रियल नंबर है, बी ए कोई एक रियल नंबर है। बोली ए कोई एक रियल नंबर है, बी कोई एक रियल नंबर है। बोली ए कोई एक रियल नंबर है और बी कोई एक रियल नंबर है। बेटे ध्यान से सुनना बात को जो बता रहा हूं, ठीक है? क्या है सर इन सब बातों में, आप कहना क्या चाहते हो? बेटे मैं इतना कहना चाहता हूं कि ए और बी कोई भी नंबर्स, दे आर जस्ट रियल नंबर्स। अब जब तुम इस रीजन की बात कर रहे हो, तो इसको रिप्रेजेंट क्या आता है? ए कॉमा बी ऐसे करके क्लोज क्या आता है? बोल्ड ब्रैकेट के साथ, स्क्वायर ब्रैकेट के साथ। ये इस रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस रीजन को मतलब इसके बीच का जो रीजन है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बीच में जो भी नंबर आ रहे हैं वो ऐसे होंगे। मैं एग्जांपल दूंगा, डोंट वरी। अब इसके बीच में जो भी नंबर, मैं समझाऊंगा इसके बीच में से क्या मतलब है मेरा। और इन नंबर्स को हम जो समझा रहे हैं यहां पे वो है ए कॉमा बी। मैं बताता हूं बेटे हुआ क्या है, मैं बताता हूं हुआ क्या है। इंटरवल्स बेसिकली, क्योंकि अभी हमने क्या देखा, रियल नंबर्स को किसी सेट में तुम बांध पा रहे हो? नहीं बांध पा रहे, क्योंकि रियल नंबर ऐसे अभूतपूर्व टाइप के हैं बेचारे कि उन्हें बांध ही नहीं पा रहे तुम। लेकिन रियल नंबर को बांध दिया हमने इंटरवल्स की फॉर्म में। अब असल में हम ये कह रहे हैं, इसे कहते हैं बेटे क्लोज्ड इंटरवल। इसे कहते हैं क्लोज्ड इंटरवल, इसको कहते हैं ओपन इंटरवल, इसे कहते हैं सेमी क्लोज्ड और सेमी ओपन इंटरवल। सेमी क्लोज्ड और सेमी ओपन इंटरवल। अब इसका मतलब समझो। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जो भी नंबर यहां पे लिखा हो, कोई रियल नंबर, जैसे फॉर एग्जांपल 2 मान लो, फॉर एग्जांपल इसे 5 मान लो,
तो बेटा ये कहना चाह रहा है कि 2 और 5 के बीच में जितने रियल नंबर आते हैं सबको मैंने ले लिया, और साथ में मैंने 2 को भी लिया और 5 को भी लिया। ये समझाने के लिए मैं इसको 2 कह देता हूं, समझाने के लिए बेटे मैं इसे 5 कह देता हूं, नंबर को जस्ट। तो ये कह रहा है 2 से लेके 5 के बीच कितने नंबर आएंगे, असंख्य आएंगे। बोल रहा हाँ मैंने कंसिडर कर लिए है, 2 से 5 के बीच में असंख्य नंबर है। रियल एनालिसिस नाम की एक चीज आती है, जब तुम ग्रेजुएशन करोगे मजा आ जाता है उस चैप्टर को पढ़ने में। रियल एनालिसिस एक एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा देखने का, मैथ्स किसे कहते हैं वो देखने का मजा मिलता है। अभी तो हम बिल्कुल मतलब अपने बुनियादी क्लास में है, लेकिन अच्छी बात है अभी से अच्छे से पढ़ो। लेकिन फील अभी याद आ गई अचानक से तो बोल दिया मैंने, उस समय पढ़ोगे मजा आ जाएगा, तुम लोगे क्या मैथ्स है भाई, क्या है ये, ऐसा लगेगा तुम उस समय। फिलहाल के लिए अभी सिर्फ इतना कि 2 से लेकर 5 के बीच में कितने नंबर आते हैं, असंख्य आते हैं सर, असंख्य आते हैं। जितना जूम आउट जूम इन करते रहोगे ये खींचता रहेगा, बहुत नंबर है इसके बीच में, 2 से 5 के बीच में रियल नंबर्स की बात कर रहा हूं, बहुत सारे। तो उन सबको अकेले समा रहा है ये चीज। और उसमें भी ये कहता है कि अगर तुमने 2 और 5 को इंक्लूड करना है तो उसको ऐसे क्लोज कर दो, उसको क्लोज कर दो। और यहां दिखाने के लिए कैसा ब्रैकेट ले लो, स्क्वायर ब्रैकेट ले लो। तो इसका मतलब 2, दिस इज रिप्रेजेंटिंग ऑल द रियल नंबर्स इन बिटवीन 2 and 5 इंक्लूडिंग 2 and 5 एज वेल। 2 और 5 को भी इंक्लूड किया। अभी ये क्या बोल रहा है, जैसे यहां पर मैंने एग्जांपल के लिए इसको नंबर को 2 मान लिया बेटे, इसको एग्जांपल के लिए 5 मान लिया। तो इस केस में वो 2,5 को ऐसे लिखा। अब क्या है, अगेन दिस इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट, ऑल द रियल नंबर्स इन बिटवीन 2 and 5 एक्सक्लूडिंग 2 and 5। 2 और 5 को एक्सक्लूड करा बेटे उसने, 2 और 5 को एक्सक्लूड करा, उसके बीच के सारे रियल नंबर को कंसीडर कर लिया। कितने काउंटिंग में, काउंटलेस। सर ये वाले का क्या सीन है, सर ये वाला 2 है, ये वाला फिर से 5 है। अभी क्या है सर, 2 से चालू होगा और 5 तक जाएगा, लेकिन एक्सक्लूडिंग 5, यानी दिस इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट, ऑल द रियल नंबर्स इन बिटवीन 2 and 5 इंक्लूडिंग 2 and एक्सक्लूडिंग 5। हेलो 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 हेलो, मजा आता है स्टफ। मुझे यार याद आ गया यार, मुझे एक नॉस्टैल्जिया आ गया यार, उसको याद करके ना, वो जो टॉपिक्स हैं रियल एनालिसिस के। समझ में आया तुम्हें? अभी तो खैर थोड़ा सा ऐसा भी लग रहा है कि वो बच्चे अगर देख रहे होंगे जिन्हें वो पढ़ाई है मैंने चीज़ें, तो कैसा लग रहा है ना कि नहीं सर यार ये क्या पढ़ा रहे यार अभी इतनी सी चीज़ें। लेकिन बेटे ऐसी शुरुआत होती है, ठीक है ना। समझ में आया क्या? तो ऐसे करके होता है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। सेमी ओपन समझ में आ रहा है क्यों बोल रहे हैं? तो ओपन मतलब एक्सक्लूड कर देने का, क्लोज मतलब उसको इंक्लूड कर देने का। तो सिग्निफिकेंस मुझे बताने की जरूरत है क्या थी इसकी सिग्निफिकेंस है कि जो रियल नंबर्स बेचारे अभी सेट नहीं बद पा रहे थे, सेट के अंदर रोस्टर फॉर्म में नहीं आ पा रहे थे, सेट बिल्डर फॉर्म में नहीं आ पा रहे थे, रोस्टर फॉर्म में नहीं आ पा रहे थे, उनको बांध दिया हमने इंटरवल की फॉर्म में, ठीक है ना। हाँ शाबाश, आ जाओ लो क्वेश्चन के फॉर्मेट में कर लो। राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। इंटरवल में लिख दे बेटे x कोई रियल नंबर है, अगर x कोई रियल नंबर है और रियल नंबर ऐसा कि -4 से बड़ा है और 6 से छोटा है, तो रियल नंबर कितने होंगे -4 और 6 के बीच में? सर असंख्य होंगे। तो दिखाने के लिए पहले तुम्हें ऐसा दिखाता हूं, दिखाने के लिए मैं तुम्हें ऐसा दिखाता हूं ये, क्योंकि 6 को उसने इंक्लूड किया था बेटे, ध्यान से देख, लेस देन और इक्वल टू, और इक्वल टू मतलब 6 हो सकता है, इसलिए इसे ओपन रखा, उसे किया। और इसको अगर तुम वैसी फॉर्मेट में लिखोगे तो बोलोगे -4 से 6 और 6 को इंक्लूड करोगे बेटे, इसको एक्सक्लूड करोगे। गलत कह रहा हूं मैं? बोलो गलत कह रहा हूं मैं? नहीं कह रहा गलत है सर। x बिलोंग्स टू, अगेन रियल नंबर है कोई, लेकिन इस बार -12 से है और कहां तक है, -10 तक के बीच में। और बेटे दोनों के दोनों एक्सक्लूड हैं, यानी कि ये भी ओपन यानी कि ये भी ओपन। कितनों को समझ में आ रहा है कि दिस इज रिप्रेजेंटिंग ओनली दोज नंबर्स व्हिच आर इन बिटवीन -12 एंड -10, दैट्स ऑल, एंड दे बोथ आर ओपन, यानी एक्सक्लूडेड। वी आर कंसिडरिंग ऑल द रियल नंबर्स इन बिटवीन -12 एंड -10 एक्सक्लूडिंग बोथ ऑफ देम, ठीक है। तीसरा वाला केस बेटे क्या है, ऑल द रियल नंबर्स 0 से लेकर के 7 तक, जहां पर वो 0 से लेकर 7 तक जहां पर वो 0 को इंक्लूड कर रहा है बेटे और 7 को एक्सक्लूड कर रहा है। ध्यान से देख ले, 0 को उसने इंक्लूड किया, 7 को एक्सक्लूड किया, यानी कि 0 को उसने इंक्लूड किया बेटे और 7 को उसने एक्सक्लूड किया, दैट्स ऑल। ये हो गया, 0 को उसने इंक्लूड किया, 7 को उसने एक्सक्लूड किया। अपनी आंखों से देखो, ऐसे करके x फिर से एक रियल नंबर है। अगर वो रियल नंबर है तो 3 से लेकर 4 तक जा रहा है। 3 से लेकर 4 तक कितने? असंख्य सर, असंख्य। अच्छा 3 से लेकर 4 के बीच में कितने नेचुरल नंबर्स है? 0। तो कौन सा सेट है वो? नल सेट है वो। लेकिन अभी के केस में वो रियल नंबर की बात है, तो रियल नंबर 3 को भी इंक्लूड करना है, 4 को भी इंक्लूड करना है। तो बेसिकली बच्चे हम क्या बोलेंगे, 3 को इंक्लूड करेंगे, 4 को इंक्लूड करेंगे, इसके बीच के जितने नंबर्स होंगे वो इसका आंसर होंगे। कितने नंबर है? बहुत सारे नंबर है, असंख्य। कितने बच्चे मेरी बात को समझ पा रहे हैं? इंटरवल्स का मतलब समझ रहे हो? ये ओपन को बता रहे हैं, एक्सक्लूड को, स्क्वायर ब्रैकेट्स बता रहे हैं, इंक्लूडिंग को। वेरी नाइस। अब आ जाओ इसमें। राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म।
अब बेटे इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, क्योंकि ये रिप्रेजेंट कर रहा है -3 से 0 के बीच में सारे नंबर्स, रियल नंबर। तो हम बोलेंगे ये रिप्रेजेंट कर रहा है x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्योंकि इसके बीच में तो रियल नंबर है। इंटरवल के अंदर कौन आता है? रियल। अरे यार क्या ऐसा तो नहीं है सर, क्या क्या बोलने लग गए आप, हमें समझ नहीं आ रहा भाई। रात का 3:15 यहाँ बज रहा है, नींद मुझे आनी चाहिए, तुम्हें क्यों आ रही है नींद? तुम तो दिन में देख रहे लेक्चर को यार। देखो इधर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, लेकिन x बेटे ऐसा कि वो 0 से छोटा है और किससे बड़ा है? -3 से बड़ा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब देखो क्या दोनों ओपन है? ओपन है सर, तो हो गया, खत्म हो गया, मतलब समझ में आ गया ना तुम्हें? अभी पीछे भी तो देखा था हमने इसी तरीके से, ये ठीक है, सेम सेम। ए क्या हुआ ये? ठीक है, ये इसको ऐसे रख दो, बस हो गया। इसे सेट ए कह दो चाहो तो, इसको रिप्रेजेंट कर रहे थे हम, अभी इसको रिप्रेजेंट करना है, लेट से सेट बी कह देता हूं उसे। अगेन x सच दैट, कैसा है x सर? विक्सी गोली लो, खिच दूर करो सर। रियल नंबर क्यों कह रहे हो सर? रियल नंबर क्योंकि इंटरवल्स के बीच में रियल नंबर ही कंसिडर किए जाएंगे। लेकिन ये 6 से 12 के बीच में, यानी कि 12 से छोटा है सर और 6 से बड़ा है सर। हो गया क्या काम? नहीं सर, वो इंक्लूडेड है, दोनों के दोनों इंक्लूडेड हो गए, दोनों के दोनों। सर उसके बाद आगे बताओ ना यार। सर उसके बाद अगेन अगर मैं सेट सी कहता हूं, वो कुछ इस तरीके का कि x सच दैट x अगेन कोई एक रियल नंबर है, इस तरीके से है कि x 12 से छोटा है बेटे और 6 से बड़ा है, यानी कि 12 से छोटा है और इंक्लूडेड है। क्यों? क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट है यार, इसलिए इक्वालिटी लगाई। सर इतनी इजी मैथ्स यार, ये कैसी मैथ्स पढ़ा रहे सर आप? ये गलत तो नहीं पढ़ा रहे कहीं आप? 9वीं 6वीं क्लास की मैथ्स तो नहीं है बच्चों, ये 11वीं की यार, मैं क्या करूँ यार बताओ। अच्छा डी क्या है? डी में फिर से सर कोई भी नंबर है सच दैट x बिलोंग्स करता है किसी भी रियल नंबर को जहां पर x -23 से बड़ा है बेटे और 5 से कितना है? छोटा है। लेकिन ध्यान रखे 5 एक्सक्लूडेड है लेकिन -23 इंक्लूडेड था। क्या गलत कहा मैंने? नहीं कहा सर। सर बातों में आपने तो क्वेश्चन करा दिया यार, ऐसे कैसे कर लेते हो सर आप? ऐसे ही कर लेता हूँ बच्चों में, आप लोगों का प्यार है बस, और कुछ नहीं, ठीक है ना। चलो यूनिवर्सल सेट। सर व्हाट डू वी मीन बाय यूनिवर्सल सेट? यूनिवर्सल सेट क्या बेटा? यूनिवर्सल सेट कुछ नहीं, एक रिलेटिव टर्म है। ये बोला ब्लिंक कर रहा है यार, ये मुझे लग रहा है बैटरी डाउन तो नहीं हो गई फिर? नहीं यार ये वैसे क्यों ब्लिंक कर रहा है? अच्छा वो लिख रहा है एंड हो गया। आप लोगों को तो मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है ना, मैं मान लेता हूँ सुनाई दे रही है। वो कैमरे ने लिख दिया एंड हो गया, लेकिन मैंने ओबीएस ऑन किया। हे ईश्वर चला देने यार इसे, कहीं वहाँ पे भी एंड मत बोल देना लास्ट में। ईश्वर बोल ले यार, देख ले अब खेल ले जुआ एक। चलो यूनिवर्सल सेट बेटा, यूनिवर्सल सेट एक तरह का रिलेटिव टर्म है। रिलेटिव का मतलब कि किसके रेस्पेक्ट में आप देख रहे हो। जैसे मेरे लिए यूनिवर्स, अभी फिलहाल ये कमरा मेरे लिए यूनिवर्स है बस, अभी जहाँ पे मैं देख रहा। आपके लिए आपका यूनिवर्स ये छोटी सी स्क्रीन है, इसमें आप मुझे देख रहे हैं, ऐसा करके रिलेटिव टर्म है यूनिवर्स, ठीक है। तो जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं एक सेट ले रहा हूँ, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मैंने एक सेट लिया जिसके अंदर कुछ एक नंबर्स हैं, जैसे आप इसको ऐसे समझो कि 2 4 6 8 टाइप के नंबर्स हैं, तो ये असल में इवन नंबर्स है। तो ये यूनिवर्स किसके रिस्पेक्ट में मैं बोल लेता हूँ, यूनिवर्सल सेट क्या हो गया? रियल नंबर को मैं यूनिवर्सल सेट मान लेता हूँ। तो यूनिवर्सल सेट मतलब वो पूल जिसमें से आप नंबर्स को उठा रहे हो, वो पूल जिसमें से आप नंबर्स को उठा रहे हो। फिलहाल के लिए इतना ही समझो, अभी आगे डिस्कस करते हैं। वेन डायग्राम, एक वेन नाम के एक लॉजिशियन थे, मतलब एक लॉजिकली खेलते थे जो, उन्होंने वेन डायग्राम की उत्पत्ति करी। उन्होंने बोला ऐसे करोगे तो यार तुम्हारे कैलकुलेशंस अच्छे होंगे, तुम्हें देखने में ना अच्छा विजुअल फील आएगा। मैंने कहा ऐसे कैसे हो जाता होगा? बोले दिखाता हूँ मैं, अभी आता हूँ वेन डायग्राम में, ठीक है। अच्छा वेन डायग्राम में समझाना है क्या? अरे अभी आता हूँ ना यार, थोड़ा रुक जाओ ना प्लीज। ऑपरेशन ऑन सेट्स क्या होते हैं सर? सेट में कुछ ऑपरेशंस होते हैं, जैसे यूनियन होता है, सेट में इंटरसेक्शन होता है, सेट में डिफरेंस होता है, और भी चीज होती है, लेकिन आपके उसमें सिर्फ 3 है फिलहाल। तो आपके उसमें सिर्फ 3 चीजें बेटे, एक है यूनियन करना, एक है आपके उसमें इंटरसेक्शन करना। सेट का ऑपरेशन वो ऐसे ही होता है जैसे प्लस माइनस होते थे ना हमारे उसमें बचपन में, वैसे ही ऑपरेशन संक्रियाएं वही चीज होती है। यूनियन होता है हमारे उसमें, इंटरसेक्शन होता है हमारे उसमें, सिर्फ डिफरेंस। हमें सिर्फ बेटे इन तीनों को पढ़ना है, चैप्टर खत्म हो जाता है। हमें सिर्फ इन 3 चीजों को पढ़ना है, एक एक करके पढ़ते हैं। जब हम यूनियन की बात करेंगे, यूनियन क्या होता है सेट का, तो बेटे ध्यान से देखो, एग्जांपल ले लेता हूं। सेट ए बेटे हमारे पास मान लेते हैं 1 2 3 नाम का एक सेट है। कोई कह रहा है कि मेरे पास एक सेट बी है जिसमें कुछ एलिमेंट रखे हुए 3 4 5 टाइप के एक एलिमेंट रखे हुए हैं। कोई मेरे से कहता है कि ए यूनियन बी, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ए यूनियन बी को। जैसे आप बोलते थे ना कि 2 + 3, तो प्लस क्या था? एक ऑपरेशन था। यहाँ पे यूनियन एक ऑपरेशन है। किसका ऑपरेशन है? सेट्स के बीच में होने वाला ऑपरेशन है। ये बोलता है कुछ मत कर बेटे। मैंने कहा क्या करूं? बोल रहा यार जो भी इसके एलिमेंट है ना 1 2 3 रख दो, और जो इसके एलिमेंट है ना वो भी रख दो। मैंने बोला रख दिए सारे के सारे। बोल रहा यार आपने बचपन में पढ़ा नहीं कि आपके गुरुजी ने पढ़ाया नहीं कि रिपीटेशन नहीं होता। मैंने कहा कहना क्या चाहते हो? बोला 3 2 बार आ रहा, देखो ध्यान से, एक ही बार लिखो उसे। मैंने कहा अच्छा। तो कुल मिलाकर के यूनियन में ये होता है, यानी यूनियन का कुल मिलाकर अगर तुम्हें डेफिनेशन समझाने की कोशिश करूं
कि ए यूनियन बी कहता क्या है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, सेट बिल्डर फॉर्म में वो कहता है एक्स सच दैट, वो कहता है मेरे अंदर का एलिमेंट ऐसा होगा। मैंने कहा कैसा होगा, बोला ऐसा होगा। मैंने कहा कैसा, बोला ऐसा। मैंने कहा कैसा, बोला ऐसा कि एक्स बिलोंग करेगा ए को और एक्स बिलोंग करेगा बी को। मैंने कहा इला आप समझा, मतलब मैं ये समझा कि इसके अंदर का एलिमेंट ऐसा होगा जो या तो सेट ए से होगा या तो सेट बी से होगा। देखो ध्यान से, एक कहां से, सेट ए से, दो कहां से, सेट ए से, तीन कहां से, सेट ए से, चार कहां से, ए से नहीं था तो बी से आ गया। तो या तो ए से हो या तो बी से हो या तो दोनों से हो, मतलब कहीं से भी होगा, ले दे करके, यहां का मिल रहा है यहां का ले लो, वहां का मिल रहा है वहां का मिल लो, कहीं से भी ईंट मिल रही, कहीं से भी कुछ मिल रहा है वो ले लो, बस बना लो अपना घर। तो कुल मिलाकर के इसका बेचारे का इतना सही है, इसका रूल यही है, इसका सेट, आप मेरी इसका सेट बिल्डर समझ पा रहे हो आप, सिर्फ इतना सा रूल है। अब वेन डायग्राम वाले भैया को बुला के लाते हैं, वेन डायग्राम वाले भैया को, वेन डायग्राम वाले भैया, वेन डायग्राम वाले भैया आ जाओ, समझा रहे थे आप कुछ हमें, अच्छा बेटे समझाता हूँ, रुक जाओ, अभी तो बहुत मस्ती मार रहे थे गोली बेटा आप लोग, अभी समझने का मन करिए। देखो इधर, देखो सर, एक सेट हमारे पास ये है और दूसरा सेट बेटे हमारे पास ये है, दीज आर द टू सेट्स, ये दो सेट हो गए हमारे पास, ठीक है। अब देखना क्या होता है, जैसे ये सेट ए का नाम, जैसे इसको मैं सेट ए बोल देता हूँ बेटे, इसको सेट बी बोल देता हूँ। इसमें कौन है, एक है, दो है और एक तीन है, इसमें तीन और चार है, पांच। तुमने देखा मैंने क्या किया, मैंने तीन को बीच में डाला, क्योंकि ये वो रीजन है जो अगर तुम देखोगे ग्रीन सर्कल के अंदर भी है और ये रीजन इस येलो सर्कल के अंदर भी है, तो समझाने की बात हो गई। तो इसका मतलब आप समझ पा रहे हो कि कोई बोलेगा सेट ए में कौन है, तो सेट ए बेसिकली ये पूरा है, तो एक भी है, दो भी है, तीन भी है, तो है। सेट बी कौन है बेटे, तीन चार पांच है सेट बी में, तो देखो अभी तुम ध्यान से देखोगे तीन चार पांच भी तुम्हें नजर आ रहा होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कभी कोई तुमसे बोलेगा कि सेट ए कौन सा है, आपको बहुत क्लैरिटी कि ग्रीन सर्किल के अंदर की चीज सेट ए है। कोई पूछेगा सेट बी कौन सा है, तुम्हें समझ में आ रहा है कौन सा है, लेकिन कोई पूछेगा ए यूनियन बी कौन सा है, तो बेटे वो ये वाला है, ध्यान से देखना अब जरा। जैसे ना ये पूरा का पूरा कौन है, सेट ए है। इवन एक काम करूंगा मैं, तुमसे हेल्प लूंगा तुम्हारी थोड़ा सा, देखो इधर सेट ए कौन सा है, ध्यान से देखना, ये सेट ए है, ध्यान से देखते हुए चलो अब जो मैं कर रहा हूँ, ये इस सर्किल को कवर किया सिर्फ। अच्छा अब इस सेट बी पे मैं कवर कर रहा हूँ, देखो सेट बी कौन सा है, येलो कलर से कर रहा हूँ मैं, सिर्फ इस सर्किल को कवर कर रहा हूँ जो येलो वाला सर्किल है सेट बी के लिए। सेट बी के लिए बेटा मैंने सिर्फ येलो वाले सर्किल को कवर किया सेट बी के लिए। कोई पूछेगा ए यूनियन बी क्या है, ये सारी सारी लाइनिंग जो जौन सी प्रकार की लाइनिंग दिखाई सारी, ये ग्रीन वाली भी येलो वाली भी, यानी कि तुम समझ पा रहे हो कि ए यूनियन बी में दोनों सर्किल आ जाते हैं। या सरल शब्दों में अगर मैं तुम्हें कहूँ कि बस इतना ही है यार, सरल शब्दों में क्या कहूँ मैं तुम्हें, बस यही है जो दिख रहा है तुम्हें ए यूनियन बी में, ठीक है। अभी नेक्स्ट आते हैं, दिखाता हूँ मैं आपको। तो ए यूनियन बी में, तभी तो ए यूनियन बी में कह रहा है कि जहां पर चाहे हरी लाइन वाला रीजन या येलो लाइन वाला रीजन मेरा आंसर है, तभी तो देखो 1 2 3 4 5 यही तो आ रहे हैं हरी और लाल लाइन के अंदर, और कौन आ रहे हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो इस पे ना प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑपरेशन, इस पे प्रॉपर्टीज होती है, कोई डरने वरने ऐसे कुछ बात नहीं, बहुत ज्यादा सिंपल है, मैंने तुम्हारी हेल्प के लिए फिर भी ऐसा कर दिया, अदरवाइज कुछ भी नहीं है। बोला ए यूनियन बी और बी यूनियन ई एक जैसा होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्रम चेक उसके नियम का पालन करते हैं, क्रम विनिमय के नियम का। जैसे 2 + 3 और 3 + 2 बराबर होता है, 2 - 3 और 3 - 2 बराबर होता है, नहीं होता। 2 - 3 -1 होता है, 3 - 2 +1 होता है। तो सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है ना, एडिशन करता है। यहां के केस में कह रहा है कि कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करती है कौन, यूनियन। मैंने कहा कैसे करती है, बोला खुद देख लो यार, अगर ए यूनियन बी बोला था निकाल लिया मैंने, बोला अगर बी यूनियन ए कहता क्या करते, मैंने कहा तब भी तो ये करता 3 4 5 ले लेता और उसके ले लेता, उसमें 1 2 लेकिन 3 आ रखा था तो नहीं लेता। अब क्योंकि 3 4 5 1 2 कहो या 1 2 3 4 5 को एक ही बात है, क्योंकि हमने पीछे सेट में पढ़ा कि ऑर्डर मायने नहीं रखता, इसलिए क्रम विनिमय के नियम का पालन करता है, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। अगली बात सर, ए यूनियन बी यूनियन ये होता है बेटे, इसे कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कुछ ऐसी होती है कि 2 में 3 और 3 में 5 ऐसे जोड़ो, इन दोनों को पहले जोड़ लो, या फिर 2 + 3 और 5 को पहले जोड़ के कर लो। 5 और 3 8 और 2 10 होता है, 3 2 5 और 5 10 ही होता है, तो बराबर तो होता ही है। तो एडिशन आपका साहचर्य के नियम का पालन करता है, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। ये बोल रहा है ये भी करता है, कौन, ये अपना यूनियन का ऑपरेशन जो है ये भी करता है, एसोसिएटिव को फॉलो, सिर्फ आपकी हेल्प के लिए, समझाने के लिए, अदरवाइज करके देख सकते हैं हम। आप लोगों को मेरी बात का यकीन नहीं आएगा ना, पहले वेन में समझोगे, वेन डायग्राम में कि एग्जांपल में समझोगे, अरे यार तुम कह भी तो नहीं पाओगे कुछ, ठीक है, दोनों में समझोगे, अच्छा वाह सर वाह, दोनों में समझा दो सर। एग्जांपल देखो अब इधर 1 2 सेट बी को ले लो एक बारी के लिए 2 3 4, सेट सी को ले लो थोड़ी देर के लिए 3 4 5। अब समझना जरा, अब आप लोगों ने कहा मेरे से तो इसलिए कर रहा हूं, अगर तुमसे कोई कहता कि ए यूनियन बी यूनियन सी निकालो, देखो जरा ध्यान से करना भी, हाँ अब तुम्हारी हेल्प लगेगी इसमें, देखते रहो इधर, ए यूनियन बी को कैलकुलेट करो एक बारी के लिए,
ए यूनियन बी में क्या क्या है देखो जरा, 1 2 और 3 4, और जरूरत पड़ी है बी यूनियन सी की, बाकी काम हम कर लेंगे। देखो उस एग्जांपल में बी और सी कितना है, 2 3 4 और 5, सिर्फ 2 3 4 और सिर्फ 5। गलत कह रहा हूं तो बोल देना। मुझे बताओ इस चीज का यूनियन मुझे जरूरत पड़ रही है यहाँ पे सी के साथ लेने की। सी कौन है उस केस में, तुम देखो सी कौन है, 3 4 5। अगर यूनियन लेना पड़ा तो क्या आएगा आंसर बेटे, 1 2 3 4 5, क्योंकि 3 4 आ चुका है, तुम्हारा आंसर ये आ रहा है। ये किस चीज को सॉल्व किया मैंने, अगर तुम ध्यान से देखो ए यूनियन बी का मैंने सी के साथ यूनियन लिया बेटे, मैंने उसका लेफ्ट हैंड साइड को देखा है। अभी बी यूनियन सी का ए के साथ यूनियन लेना है। अब क्योंकि वो कम्यूटेटिव रहता है इसलिए ए का इसके साथ लिया, उसको इसके साथ एक ही बात है। तो ए कौन है बेटे, ध्यान से, मैं तुम्हें जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं, मुझे पूरी उम्मीद है जो बच्चा थोड़ी सी भी मेहनत से समझ रहा होगा, जितनी मेहनत से मैं समझा रहा हूं उसे पक्का समझ में आ रहा होगा। ए कितना है सर, ए ध्यान से देखना बेटे यार, 1 2 है। अगर तुम देखोगे 1 2 यहां से ले लिया, बाकी 3 4 5, क्या तुम्हें नहीं लगता दोनों के दोनों सेम रिजल्ट आए? आने ही थे। मैंने तुम्हें हल्का सा एग्जांपल देकर बता दिया कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों बराबर आ रही है, एक रैंडम एग्जांपल में बता दिया। नहीं था, साहचर्य के नियम का पालन कर रहे हैं, जैसे वो करता है 2 + 3 + 5 वाला, ये भी करता है। मैंने हल्का सा एक रैंडम एग्जांपल लेके बता दिया। अब वो एग्जांपल तो रैंडम हो सकता है, आप बोलो सर आप घर से याद करके आ रखे थे, इसलिए बेटे वेन डायग्राम से समझाया जाता है ताकि जनरल समझ में आए। देखो इधर ध्यान से, ये 3 सर्कल्स मैंने बनाए, ए बी सी 3 सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आप ध्यान से देखो, कोई आपसे बोलेगा ए यूनियन बी कैसा दिखता है, क्योंकि मैं ना इसको दिखाना चाह रहा हूं, ए यूनियन बी का सी के साथ यूनियन लेना चाह रहा हूं, इसलिए ए यूनियन बी दिखाया, सी दिखाया, फिर यूनियन लूंगा। तो पहले ए यूनियन बी है कौन सा सर, ए ये पिंक वाला सर्किल है, बी पूरा येलो वाला सर्किल था, येलो वाला सर्किल पूरा का पूरा है बेसिकली पूरा। लेकिन दोनों में अगर आपको कोई बोले कि एक बार बताओ कि ए यूनियन बी है कौन सा, आप बोलोगे पूरा पिंक सर्किल और जो येलो सर्किल दिख रहा है वो वाला। असल में येलो सर्किल ये भी इंक्लूड करेगा, लेकिन कुल मिलाकर जो पूरा पिंक कलर दिख रहा है और जो पूरा येलो कलर दिख रहा है, इन दोनों को मिला दोगे तो ए यूनियन बी निकलेगा। गलत कह रहा हूं क्या? नहीं सर। सी कौन सा है? सी सर पूरा ग्रीन सर्किल है, पूरा ग्रीन सर्किल सी है। अब मुझे बताओ अगर यूनियन लेना है, यूनियन में इसका भी ले लो उसका भी ले लो, सबका ले लो बोलता है, यूनियन बोलता है सबका लेके रख लो अपने पास। तो इसके पास क्या क्या है, ए यूनियन बी के पास क्या है, पूरा पिंक और येलो, पूरा पिंक और येलो, यानी पूरा पिंक को एक बार मेमोरी में रखो अपनी, इतना इलाका पूरा ले लिया, पूरा येलो का पूरा इलाका लिया बेटे, सिर्फ जितना दिख रहा है इतना नहीं, पूरा का पूरा इतना है ना। अब तुम्हें साथ में ग्रीन वाला इलाका भी लेना है। इन तीनों इलाकों को लोगे तो तुम्हें क्या मिल रहा है, जरा ध्यान से देखो। पता नहीं तुम लोग कितने बच्चे समझ पा रहे हो, नहीं पा रहे हैं सर, पा रहे हैं, चिंता मत करो आप बस। बेटे पिंक का उसने पूरा पिंक ये लिया, पूरा पिंक कवर किया, येलो कवर करते समय उसने पूरा येलो कवर किया, बेटे ध्यान से देखना। अभी ग्रीन कवर करते समय उसने पूरा का पूरा ग्रीन भी कवर किया, पूरा का पूरा ग्रीन भी उसने कवर किया। अब मुझे बता इसने छोड़ा क्या? भाई मुझे तो कुछ छोड़ा बात है, इसने तो कुछ छोड़ा ही नहीं, इसने सब कुछ कवर कर लिया, क्योंकि इसने सब कुछ कवर किया। पिंक का इसने पूरा पिंक का ले लिया होगा, येलो में इसने पूरे येलो का ले लिया होगा, ग्रीन में इसने पूरे ग्रीन का लिया होगा, छूटा क्या? कुछ भी नहीं छूटा। ये पूरा का पूरा तीनों का जो कलर है वो इसका आंसर है, वो इसका आंसर है अभी फिलहाल। अब चेक करते हैं कि क्या नीचे, क्या ये वाला भी वही आंसर दे रहा है, क्या इसके आंसर में भी तीनों के तीनों सर्किल्स आ रहे हैं क्या? चेक करते हैं, मुश्किल में मत आना प्लीज, हाँ मुश्किल में मत आना, थोड़ा सा 1 2 बार समझेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, पक्का समझ में आएगा। इसमें है भी नहीं ऐसा, मैं तो इसलिए कह रहा हूं कि ऐसा है नहीं टफ, मैं तो इसलिए कह रहा हूं कि कभी कभी क्या पता है यार, नए नए आए हो तुम, जबरदस्ती का डरने का हमें मौका चाहिए, बस बहुत डर आ रखा आपको लोगों ने। अभी ए यूनियन बी, तो ए को पहले आइडेंटिफाई कर दो, फिर बी यूनियन सी को आइडेंटिफाई करेंगे। यूनियन मतलब कि इसका भी उसका भी ले लेंगे जो जो मिल रहा। अभी बेटे ए कौन सा है? ए क्लियर कट अपना पिंक है। अभी बी यूनियन सी कौन सा है? बी सर क्लियर कट येलो, और सी कौन सा है? क्लियर कट ग्रीन। ग्रीन में पूरा इंक्लूडेड है, ये भी इंक्लूडेड है, ये जो तुम्हें अलग दिख रहा होगा येलो दिख रहा होगा वो भी इंक्लूडेड है। तो कहने का मतलब है कि बी यूनियन सी बेसिकली अभी इस पूरे को और इस पूरे को, यानी ये जो पूरा का पूरा कलर तुम्हें दिखाई दे रहा है ये बी यूनियन सी है पूरा का पूरा। ए कौन सा है? ए पूरा का पूरा कलर ए है। मुझे बताओ इस यूनियन लेना है तो ये पूरा तो रख लो बॉल, और ये 2 बॉल भी रख लो, तो तीनों ही बॉल तो तुम्हारी हो गई। तो पिछली बार की तरह नहीं हो गया। बोलो यार से समझ नहीं आया, क्या बोलने में लगे बड़े यार, क्या बोल रहे सर हमें समझ नहीं आया, बोलो बोलो ना यार, नहीं बोलोगे, समझ में आ गया? हाँ जी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा बेटे। अभी ना सबके सब ऐसी है, जैसे ए यूनियन फाई है, मैं तुम्हें ऐसे हल्के हल्के एग्जांपल लेके समझाता हूँ, तुम्हें होमवर्क है, तुम वेन डायग्राम से समझोगे सबको। फिलहाल जैसे फाई है, फाई क्या होता है? एम्प्टी होता है। अभी कोई तुझे बोल रहा कि ए यूनियन फाई कितना होगा, क्या बोलेंगे सर 1,2 है। ये यूनियन ले रहा किसके साथ? किसी के भी साथ नहीं। इसका 1 2 तो उसने रख लिया, वहां रखने के लिए कुछ बचा ही नहीं बेचारे के पास, तो आंसर क्या आ रहा है बेटे? ए ही तो आ रहा। तो ए यूनियन फाई का आंसर ए आ रहा। समझ में आया? क्यों आया? हाँ समझ में आया सर। अभी ए यूनियन ए का आंसर ए ही होगा। अरे हाँ उसमें क्या बड़ी बात है। अभी 1 2 होगा और दोबारा से एक और ए दोबारा लिख दो तुम, ए को दोबारा 1 2, तुम बोलो मैंने इसका और इसका यूनियन लिया, तो 1 2 का 1 2 ही तो आएगा, ए ही तो आएगा। बड़ी बात कर रहा हूँ,
बड़ी बातचीत इंडस्ट्री के लोगों में यार। अच्छा, बाकी यूनिवर्सल सेट अगर ए के साथ यूनियन लेगा तो यू आएगा, समझना इसको। हो सकता है कंफ्यूजन है, फिर तुम बोलोगे यार सर आप बता तो रहे हो नहीं आप। बेटे ध्यान से समझना, जैसे ए है एक, ठीक है, समझना जरा। अगर ये ए है तो ये पूरा ग्रीन कलर का ए है, बाकी ये पूरा का पूरा पिंक कलर का। तुम्हें कोई कहता है ए का यूनियन लिया यू के साथ, अब कंफ्यूज मत होना ये यू कौन है ये कौन। ये यू बेटे ऑपरेशन है एक तरह का, प्लस माइनस टाइप की जैसे चीज होती है। इसको हमने फिलहाल के लिए यहाँ नाम दे रखा, क्या, यूनियन नाम दे रखा इसको हमने। और यूनियन किसके बीच में होता है, दो सेट के बीच में होता है। किसके होता है, दो या दो से ज्यादा सेट के बीच में होता है। एक टाइम पे तो खैर दो ही सेट के बीच में होता है, सेट के बीच में होने वाला ऑपरेशन है, ये होने वाला ऑपरेशन है। तो ये यूनियन हो रहा है, तो ये तो एक सेट है, तो बेटे वो भी तो एक सेट ही रहा होगा। फिर तो जनरल नॉलेज लगाना होता है फिर यहाँ पे। ये नहीं कि सर हम कैसे पहचानेंगे यू कौन है वो यू कौन है, जनरल नॉलेज लगाओ ना यार। अगर ये ऑपरेशन है तो ये दो सेट के बीच में होगा, ये एक सेट है तो ये सेट होगा, तो इस सेट का नाम यूनिवर्सल सेट होगा। अब यूनिवर्सल सेट किसे कहते हैं, ये यूनिवर्सल सेट है बेटे, ये इस रेक्टेंगल, ये पूरा रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट है, उसमें उस यूनिवर्सल सेट के अंदर ये ए रह रहा है। तो ए बेसिकली सबसेट ही है यूनिवर्सल सेट का। ये कुछ ऐसा है जैसे पूरा प्लॉट है, प्लॉट में घर बन गया, तो घर है प्लॉट के अंदर ही। आप मेरी बात समझ पा रहे हो। ये कैसा है, एक कागज है, कागज के ऊपर तुमने एक सर्किल बना दिया, सर्किल पे कलर भी मार दिया, सर्किल उसी कागज का हिस्सा है। तो ए बिना किसी डाउट के सबसेट है यूनिवर्सल सेट का। ये वैसा ही है जैसे नेचुरल नंबर का एक पूल है, 1 2 3 4 टाइप का। तुम बोल ले मैंने एक सेट बनाया 2 4 6 8 टाइप का, तुमने इसी पूल में से निकाला बेटे उन इवन नंबर्स को। तो इवन नंबर का सेट सबसेट ही है नेचुरल नंबर का, और नेचुरल नंबर का सेट इस केस में यूनिवर्सल सेट की तरह ट्रीट किया सकता है। हाँ ना बोलो। तो कहने का मतलब है कि अगर तुम जनरल नॉलेज से कोई तुमसे पूछे कि ए के इलाके को भी ले लिया और यूनिवर्सल सेट के इलाके को भी ले लिया, यूनियन ले लिया, यूनियन मतलब दोनों को ले लिया, क्या मिलेगा भाई, सब कुछ मिल जाएगा, यू ही तो मिलेगा। जनरल नॉलेज नहीं कहता यू मिलेगा। सोचो इसके और इसको दोनों को यूनियन ले लिया, क्या मिलेगा सर, नेचुरल नंबर का सेट मिल जाएगा। क्योंकि इवन नंबर तो लोगे, उसके ऑड नंबर भी ले लोगे तुम, तो तुम्हारे पास बन के जाएगा नेचुरल नंबर। दिमाग लगाओ यार प्लीज, इसमें थोड़ा सा लगाओ, मैं जानबूझ के नहीं ज्यादा बोल रहा आप, ठीक है ना, समझ में आ रहा है यार, हाँ ना बोलना यार प्लीज। तो समझ गए तुम लोग बेटे, ऐसे ही होता है, ठीक है। हाँ सारे समझ गए तुम, सारे समझा दिए मैंने तुम्हें, इतना अच्छा हो गया मैं, सारे समझा दिए मैंने, ऐसा तो था नहीं यार मैं पहले। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, बेटे इंटरसेक्शन क्या होता है, इंटरसेक्शन एक दूसरा ऑपरेशन है। इंटरसेक्शन क्या कहता है कि जैसे तुम्हारे पास एक सेट ए है 1 2 3, एक सेट बेटे तुम्हारे पास दूसरा है 3 4 5, ए और बी का इंटरसेक्शन आपने लिया, आपके पास रिजल्ट क्या आ रहा सर, आपके पास रिजल्ट सिर्फ 3 आ रहा। इंटरसेक्शन का मतलब क्या हो सर, कॉमन, दोनों में कॉमन क्या, इंटरसेक्शन का बेटे मतलब क्या था, कॉमन। सर एक डेफिनेशन दे दो ना यार, ऐसे कि हवा में तीर मारते हो यार आप। बेटे ले फिर, ए इंटरसेक्शन बी कहता है कि मेरे अंदर कोई भी एलिमेंट होगा सच दैट, मैंने कहा कैसा, बोला एक्स बिलोंग करेगा ए को एंड एक्स बिलोंग करेगा बी को। एंड जहां पे आता है बेटे वहां पे कंपल्शन आता है, अभी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नाम का एक चैप्टर पढ़ेंगे आगे पे, वहां भी मैं ये बात बोलूंगा। एंड जब भी आता है कंपल्शन आता है, जैसे मैं आपको बोलूंगा कल क्लास में आते समय आपको पेन और पेंसिल लेकर आनी है। अब मैं ये जो और बोल रहा हूँ मैं हिंदी वाला और बोल रहा हूँ, या इसे मैं इंग्लिश में बोल सकता हूँ, पेन एंड पेंसिल लेकर आनी है। तो मैं कहना चाह रहा हूँ बेटे पेन भी लाना एंड पेंसिल भी लेके आना, ठीक है। मैं तुम्हें यह भी कह रहा हो सकता था कि कल पेन या पेंसिल लेकर आना, तो तुम कल पेन लाओगे तो भी तुम सही करा तुमने, तुम सिर्फ पेंसिल भी लाओगे तो भी सही किया तुमने। तो या मतलब ऑप्शन होता है, और जो हिंदी का और या इंग्लिश का एंड है वो कंपल्शन है कि दोनों को लाना। तो ये जब कह रहा है कि x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी, कह रहा भाई a में भी होना चाहिए x b में भी होना चाहिए, उस x को कंसिडर करना है, इसलिए मैंने उस x को कंसिडर किया जो a में भी है b में भी है। इसको कहते हैं बेटे इंटरसेक्शन। क्या है ये, ऑपरेशन एक तरह का इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन किसके बीच में होता है सर, दो सेट के बीच में होता है, ए और बी के हैं सर, दो सेट है। सर यार वेन डायग्राम इतनी देर से चिल्ला रहे थे आप, अब क्या हुआ वेन डायग्राम का, बेटा रुक जाओ, थोड़ा सा सब्र करो जरा, देखो इधर, देखिएगा इधर। अभी इस केस में ये ए है बेटे, इस केस में बी है, इन दोनों का इंटरसेक्टिंग रीजन कौन सा, अगर तुम्हें ध्यान से देखोगे ना तो दिस इज व्हाट द इंटरसेक्टिंग रीजन, ये वाला जो ए में भी है बी में भी, ध्यान से देख लो। मैं कुछ बोलूंगा यार, क्या बोलूंगा यार,
मैं बेचारा भूल भी क्या सकता हूँ यार। देखो ना यार, 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, 3 यहाँ कहीं होगा, 4 यहाँ, 5 है, ऐसी सेटिंग है इनकी। क्योंकि 3 ए में भी अगर देखोगे एक नज़र से और एक नज़र से देखोगे तो बी में ही मौजूद है, ऐसा ही होता है बेटे, ठीक है। तो इंटरसेक्शन यही है, कुछ भी नहीं है इसमें। देखो ध्यान से, इसमें एंड लिखा था मैंने, पीछे वाले को अगर तुम देखोगे मैंने वहाँ पे और लिखा होगा। अरे बताता नहीं हूँ क्या मैं यार, कुछ पढ़ाता नहीं हूँ क्या? देखो यहाँ और लिखा, और मतलब या ए में हो या बी में चलेगा। वो कहता है भाई यहाँ भी हो वहाँ भी हो, कंपलसरी है, बच के नहीं आना चाहिए। अब इसकी प्रॉपर्टीज फिर से वैसी, अब इसकी सारी प्रॉपर्टीज है, तुम्हारे लिए होमवर्क है कि तुम पता करो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता होगा। हाँ सर करना चाहिए, देखो ना यार करके, ये इजीली जा रहा है, ठीक है ना, चेक करना प्लीज। हाँ एग्जाम्पल लेके देख लिया करो जब भी ऐसा है, चाहो तो एग्जाम्पल लेके देख लो या फिर करके देखो, ठीक है। फाई और ए का इंटरसेक्शन बेटे ध्यान से देखते हुए चलो, समझो। मतलब जैसे सोचो कि ए एक कोई 1,2 एक सेट, फाई क्या है? कुछ भी नहीं है। कोई कह रहा है इन दोनों में इंटरसेक्टिंग क्या है भाई? आप बोलोगे सर कुछ भी नहीं है इंटरसेक्शन। कुछ भी नहीं है मतलब क्या? फाई है इंटरसेक्शन, कुछ भी नहीं है। कुछ तुम्हें कॉमन दिख रहा है इन दोनों में? नहीं दिख रहा। तो ए इंटरसेक्शन फाई कितना हुआ? देखो ध्यान से, कितना हुआ इंटरसेक्शन? फाई हुआ। अभी यू इंटरसेक्शन ए कितना होगा? यू क्या है सर? यू फॉर एग्जाम्पल ले लो कि जैसे ना यू मैंने पिछली बार जैसे लिया था, जैसे नेचुरल नंबर्स का एक सेट ले लिया मैंने। आराम से समझ में आ रहा है ना बच्चे? कहानी ना वही चल रही है, कुछ नया नहीं है, ठीक है। ये नेचुरल नंबर का एक सेट है, इसी को मैं यू कह रहा हूँ फिलहाल के लिए। और ये मैंने एक ई ले लिया 2 4 6 8 टाइप का। अब मुझे ये बात कुल मिलाकर के मुझे प्लीज ध्यान से बताओ, यू और ई में इंटरसेक्शन कितना होना चाहिए? इन दोनों में कॉमन क्या है बेटे? ई इन दोनों में कॉमन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? जो यहाँ भी है वहां भी है। तो जो छोटे में है उसको नहीं समझ में आया तो इधर देखो ग्राफ में, सोचो कि ये ए है। अब मुझे बताओ ए को मैंने ऐसे कर दिया, और ये जो मेरे पास यू था पूरा का पूरा, वो यू पूरा ग्रीन वाला है। अब मुझे बताओ, मैं कहता हूं तो मैं ग्रीन वाले और इसमें कॉमन क्या है? ए, इसमें बेटे कॉमन ए ही है। अब ये तुम्हें लग रहा होगा कि कॉमन तो कुछ नहीं, असल में ग्रीननेस पूरे को कवर किया, ग्रीननेस को भी कवर किया असल में। तो इस पूरे में कॉमन क्या? ए ही कॉमन आ रहा है। आप मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे यार? आप मेरी बात समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? जैसे आपका एक पॉली बैग है जिसमें बनानास रखे हैं और एक बड़े बैग के अंदर रखा हुआ है, तो उस बड़े बैग और इस पॉली बैग में जिसमें केले हैं, इन दोनों में क्या कॉमन है? सर पॉली बैग वाला केले, ठीक है। नहीं समझे तुम? पता नहीं क्या अजीब सा एग्जांपल आया मेरे मन में, लेकिन चलो ठीक है, आ गया। तुम भूख लग रही शायद इसलिए केले आ रहे यार। समझ में आया कुछ? ठीक है सर समझ में आ गया, सर समझ में आ गया। अरे हाँ ना बोलो यार, ये वाली बात के लिए तो समझ में आनी चाहिए यार ये तो, ठीक है ना। कॉमन तुम्हें, अरे बच्चे पता नहीं यार, ऐसा ही होता है ना, मतलब लाइव ना हो तो कभी कभी, ठीक है। अच्छा मैं इस पे ज़्यादा फोकस जो करना चाह रहा हूँ लास्ट वाले पे करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है तुम यही समझ गए तो बाकी सब समझ जाओगे। ए इंटरसेक्शन ए, इसे आइडेम्पोटेंट लॉ कहते हैं, ठीक है। बाकी सब नॉर्मल है, बाकी सब नॉर्मल है। इस वाले को मैं थोड़ा करवा देता हूँ, तो मैं जानबूझ करके, अदरवाइज वो भी तुम वैल्यू प्लेस करके देख सकते हो, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की खास बात क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी और फिर ए इंटरसेक्शन सी और यूनियन बीच में आ जाएगा। इसको जानबूझ के मैंने थोड़ा हल्का सा दिखा दिया यहाँ पर। जैसे देखो एक बार में देखते हैं, ए और बी यूनियन सी का इंटरसेक्शन लूंगा, तो बी यूनियन सी यहाँ ले लिया, ए यहाँ ले लिया, और ऐसे करके ए इंटरसेक्शन बी लूंगा यहाँ पर और ए इंटरसेक्शन लूंगा यहाँ पर, दोनों का यूनियन लेके दिखाऊंगा कि ये हो रहा है कि नहीं हो रहा। चेक करते हैं, पहले ए को दिखाते हैं। इन तीनों में ए कौन सा बेटे? येलो वाला ए है, इसलिए मैंने उसे येलो कलर कर दिया। बी यूनियन सी, बी यूनियन सी भी पीछे पढ़ के आया हम। बी यूनियन सी कौन सा? पूरा बी का सर्किल, बेटे ध्यान से देखना, पूरा बी का सर्किल और पूरा सी का सर्किल, यानी जिसमें पूरा ग्रीन वाला रीजन, पिंक वाला रीजन और ब्लू लाइन से, ठीक है। बी यूनियन सी यही तो होता है, बी का सर्किल सी का सर्किल कुल मिलाकर। अब मुझे बताओ इंटरसेक्शन लेना है, इंटरसेक्शन का मतलब इन दोनों में कॉमन क्या है? तो यहां हमने क्या देखा था, ए में क्या हुआ था हमारा? पूरा येलो वाले में और इनमें कॉमन क्या है? ध्यान से देखो बेटे, ध्यान से समझना, येलो सर्किल में और इस बी सर्किल और सी सर्किल में कॉमन क्या है? तो जहां तक मेरा आइडिया मुझे कह रहा है, दिमाग मेरा कह रहा है, वो मुझे कह रहा है ये वाला पोर्शन, जो मेरा दिमाग मुझे बता रहा है वो बोल रहा है ये वाला पोर्शन कॉमन है। क्या मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे प्लीज बच्चों अभी भी रोक दो। इस पूरे सर्किल में जिसका नाम ए है, येलो सर्किल में और पिंक और इस पूरे ग्रीन सर्किल में कॉमन क्या रहा है बेटे? यही रीजन कॉमन आ रहा है, जिसको मैंने अलग से ऐसा टाइप का डिजाइन दे रखा है जो मैंने अभी हाईलाइट किया। दिमाग से सोचो ना यार, ऐसे कोई करने रटने वाली बात थोड़ी ना हो रही, आंखों से देख करके देखने, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, 2-5 मिनट ज्यादा सोच लो अगर नहीं समझ में आ रहा तो, इतना मुश्किल नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सोचना। यही है जिसको लोग करो 11 इतनी टफ है, इतनी टफ है, इतनी ही टफ है बस, अगर ये टफ लग रही है तो तुम्हें, ठीक है। बस 2 मिनट ज्यादा सोच लेना पड़ रहा होगा, लेकिन एक बार समझ में आ गया तो फिर बार बार थोड़ा सोचते रहोगे। अब इधर देखो, अभी इस पे आ जाओ। ए इंटरसेक्शन बी कौन सा बेटे? ए इंटरसेक्शन बी कौन सा? ए और बी का इंटरसेक्शन, अगर तुम्हें समझ में आ रहा होगा तो ये वो रीजन है जो ए और बी का इंटरसेक्शन है। ए और सी का इंटरसेक्शन कौन सा बेटे? ए और सी का इंटरसेक्शन अगर ध्यान से देखो तो ये वाला रीजन ए और सी का इंटरसेक्शन, जहां पे ए और सी का इंटरसेक्शन,
अब मुझे बताओ इन दोनों का यूनियन लेना है इस बार, इन दोनों का इस बार यूनियन लेना है फॉर्मूले के बाद, क्योंकि वो कह रहा है कि ऐसा होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तुम आराम से याद तो कर लोगे सर, आराम से मैं एक बार दिखा रहा हूँ ऐसे करके ना। अब तो खैर 12th से टॉपिक हट गया, जब 12th की प्रोबेबिलिटी में टॉपिक्स आते थे। तो अगर तुम देखोगे इसमें और इसमें, तो मुझे बताओ इंटरसेक्टिंग रीजन क्या है। ध्यान, सॉरी इंटरसेक्टिंग नहीं बेटे, यूनियन। तो इसको भी ले लो और उसको भी ले लो। तो कहने का मतलब है ये, कितने को समझ में आ रहा है, ये मतलब ये दोनों सेम आ रहे थे, समझो। हिंट दिया बेटे मैंने, सिर्फ हिंट दिया, मेरी बात को सिर्फ एज अ हिंट लेना, मेरी बात को सिर्फ एज अ हिंट लेना, मेरी बात को एज अ हिंट ले लेना, ठीक है। हाँ समझ गए बात को। जान उसकी खेलो इसके साथ, तुम्हारे खेलने के खिलौने हैं यार ये। मैं ज़बरदस्ती नहीं खेल रहा इनसे यार, कब तक खेलता रहूँगा भाई मैं इनसे, बड़ा हो गया मैं अब। मम्मी डांटती है, बोलती है तब तक तू कब से इन्हीं से खेलने में लगा रहा। डिफरेंस ऑफ सेट्स, बेटा डिफरेंस इधर देखो। डिफरेंस क्या होता है, जैसे एक सेट है अपने पास, एक सेट बी है, देखो अभी a माइनस बी जब तुम लिखते हो, इसका मतलब है कि जो सेट a में तो है लेकिन सेट b में नहीं है, जो सेट a में तो है सेट b में नहीं है। बेटे सेट a में कौन कौन है जो b में नहीं है, अगर आप ध्यान से देखोगे 1 2 यही है बस। ऐसे करके सेट b माइनस सेट a का मतलब जो सेट b में तो है a में नहीं है। इसको आप कैसे डिफाइन करोगे, a माइनस बी की अगर आप डेफिनेशन बनाना चाहते हो बेटे, आप ऐसा बोलोगे x सच दैट x के वो एलिमेंट जो a में तो हैं एंड x डज नॉट बिलोंग टू b, ऐसे आपने डिफाइन किया उसे। x a में तो है, b में नहीं है, अरे कंपल्शन है, a में जो है वो b में नहीं होना चाहिए एंड। बेटे ध्यान से सुनो, क्या b माइनस a की डेफिनेशन बना सकते हो? सर कोई भी एलिमेंट इस तरह का जो b में तो है इस बार, लेकिन उसको a में नहीं होना चाहिए। ये देखो इधर, b में हो लेकिन a में ना हो, तो बेटे वो 5 और 6 ही है, जो b में तो है लेकिन a में नहीं है, ऐसे रीड करते हैं इसे, जो b में तो है लेकिन a में नहीं है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो बस ये हो गया। अगर तुम इसको समझाना चाहते हो इस डायग्राम के थ्रू, मैं बताऊं तुम्हें कैसे बताओगे तुम, ये a माइनस बी है, a का सिर्फ वो पार्ट जो a में ही है, b में नहीं है, क्योंकि पूरा अगर तुम एक कंसिडर करोगे तो पूरा a बन जाएगा बेटे। ध्यान से, अगर तुम पूरे से इसको भी ले लोगे ना तो वो b वाला पार्ट भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। तो दिस इज अलोन रिप्रेजेंटिंग a माइनस बी, ये a माइनस बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर बेटे ध्यान से देखो तो ये वाला रीजन जो तुम्हारा है ये b माइनस ए को रिप्रेजेंट कर रहा है फिर, क्योंकि इसमें सिर्फ b के उस पार्ट को लिया गया जिसमें a नहीं है। अरे ध्यान से देख के बोलो ना यार, फर्क समझ में आ रहा है? तो इसीलिए ओनली a और a में फर्क है बेटे। ये जो चीज है ये ओनली a को रिप्रेजेंट कर रहा है अगर तुम ध्यान से देखो तो, और अगर तुम ध्यान से देखो तो ये ओनली b को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि इसमें सिर्फ b है। जब तुम कंप्लीट सर्किल लेते हो तो उसमें पूरा a है, तो उसको सिर्फ बोलता है a का मतलब पूरा सर्किल, लेकिन वो ओनली a कहता है तो वो a माइनस बी कहना चाह रहा है फिर। हाँ मजाक समझ रहे हो तुम लोग? कितने बच्चों को लगे हाथ समझ में आ रहा है? ऐसी मैं फालतू का कुछ लिख रहा हूं, किसी को मेरी बात फालतू की बात एक समझ में आ रही है जो मैं फालतू की लिख गया यहां पे? देखो कुछ फालतू में लिख दिया मैंने, समझ में आया कुछ? देखो उसे क्या लिखा मैंने, ऐसी फालतू में सोचो उसे क्या है। मैं कह रहा हूं कि मैं इस पोर्शन को और बीच वाले पोर्शन को जोड़ूंगा, मुझे पूरा कंप्लीट दोनों सर्किल मिलेंगे। दोनों सर्किल को तो ए यूनियन बी कहते हैं। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है बेटे? कॉम्प्लीमेंट का मतलब कुछ नहीं होता। कॉम्प्लीमेंट मतलब जैसे ए डैश होता है, ये कुछ नहीं होता, यूनिवर्सल सेट में से ए को घटा देने का हो रहा होता है। अब ये कहने की जरूरत नहीं है कि सर ये यूनियन तो नहीं, अभी क्यों होगा यूनियन? ये यूनियन एक ऑपरेशन है, वो दो सेट्स के बीच में होता है, तो ये दो सेट का डिफरेंस है, तो ये सेट है, तो ये यू यूनिवर्सल सेट है फिर, ठीक है। जैसे इसको ऐसे समझो, जैसे तुम्हारे पास एक सेट है इस तरीके का, ये एक सेट है ए, ये सेट है बेटे, क्या नाम है इसका? ए सेट है। ये यूनिवर्सल सेट है यू। तुमको कोई कह रहा है कि ए डैश कौन सा होगा इसमें, तो आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि ए डैश कौन सा है, ए को छोड़कर जो हो गया, ए को छोड़कर। इसमें ये जो ब्लैक कलर का पोर्शन जिसको मैं अब एक दूसरा कलर दे रहा हूं, पिंक कलर दे रहा हूं, ये वाला है जिसको मैं पिंक कलर दे रहा हूं बेटे, ये वाला, ये पिंक वाला जो पोर्शन है ना, दिस इज नथिंग बट व्हाट? ए डैश। दिस इज नथिंग बट ए डैश। ये ए डैश है जो कि यूनिवर्सल सेट में से एक को घटाते हैं। सोचो कि एक कागज है, कागज में एक सर्किल है, सर्किल को काट करके आपने बाहर फेंक दिया, अब जो कागज का हिस्सा बचा, जो कागज बचा वो ए डैश है, वो ये है कॉम्प्लीमेंट। हेलो, समझ गए? अच्छा समझ गए? अच्छा समझ गए। कितने बच्चे समझ पा रहे हैं कि ए कॉम्प्लीमेंट
और यूनियन ऑफ ए का आंसर कितना होना चाहिए? दिमाग लगा के बताओ, मैं नहीं बता रहा, आंसर में होमवर्क में बताओ मुझे कितना होना चाहिए। ए कॉम्प्लीमेंट कौन है? कागज का वो हिस्सा जो बिना सर्किल के बचा हुआ। सर्किल बनाया तुमने कागज में, सर्किल को कट 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 काटा और बाहर फेंक दिया, ये जो अब कागज बचा हुआ भी ए कॉम्प्लीमेंट है, और जो बाहर सर्किल पड़ा वो ए है। इन दोनों का यूनियन ले लोगे तो क्या बन जाएगा? दोबारा से पूरा कंप्लीट कागज, यूनिवर्सल सेट। नहीं समझे? सोचो, दिमाग लगा के कागज फाड़ो एक बार, करो उस पर काम। मैं नहीं बोलूंगा इस पर कुछ, मैं इस पर भी कुछ नहीं बोलूंगा भाई। ए और ए डैश का इंटरसेक्शन तुम्हें अब एग्जाम्पल लेके बताना है तो वो बात अलग है। अब बोल दो कि सर हमें तो एग्जाम्पल लेके बताओ यार। आप सोचो कि यूनिवर्सल सेट कुछ भी मान सकते हो तुम, मतलब सबसे बड़ा होना चाहिए वो। जैसे एक बार के लिए 1 2 3 4 5 बोल दो थोड़ी देर के लिए। अब तुम्हें कोई कह रहा है ए डैश कितना होगा, तो इसका सिर्फ मतलब इतना हुआ कि यूनिवर्सल सेट में से ए को घटा दो। तो जो यू में तो है ए में नहीं है बेटे, वो कौन है इस केस में? 4 और 5 है सिर्फ। तो आप मुझे खुद बताओ, क्या ए और ए डैश में तुम्हें कुछ भी कॉमन दिख रहा? मुझे तो नहीं दिख रहा, आपको दिख रहा हो तो देख लो यार। तो इसीलिए तो उसने बोला ए और ए डैश में कुछ भी कॉमन नहीं होता, फाई रिक्त समुच्चय है वो, कुछ भी कॉमन नहीं होता। और तुम जनरल नॉलेज से सोचो, तुम जनरल नॉलेज से सोचो कि ये हमारे पास वेन डायग्राम है, ये अगर मैं इसको बोलता हूं कि ये मेरे पास ए है, और इसको मैं बोलता हूं वो ए है, और मैं इस तरह की लाइंस को मैं कहता हूं, ये जो ग्रीन कलर की जो लाइंस जा रही है, मैं इन ग्रीन कलर की लाइंस को कहता हूं कि ये मेरे पास ए डैश है। क्या मैं गलत कह रहा हूं? क्या ए डैश यही है जो मैं बना रहा हूं? हाँ जी सर। सर्किल के अलावा जो बच गया सर वही तो, यूनिवर्सल सेट में सर्किल को हटा दो, जो बच गया वही तो है सर। अब मुझे बताओ, ग्रीन और व्हाइट वाली लाइन का इंटरसेक्ट करती नजर आ रही है? नहीं करती नजर आ रही है। इसका मतलब उनमें इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं है, इसलिए तो वो कह रहा है ए और ए डैश के बीच में। डी मॉर्गन्स लॉ है, वो कहता है ए यूनियन बी का। ये मैं चाहता हूं तुम लोग घर से करके लाओ। मैं चाहता हूं बच्चों, अगर मेरे बच्चे अगर यहां से इतनी देर से पढ़ रहे हो, तब से जो मैं पढ़ा रहा हूं, अगर तुमने यहां तक देख लिया, मुझे करके जरूर बताना। मैं तुम्हें हल्का सा हिंट जरूर देता हूं, लेकिन फिर भी देखो ये ए है, ये बी है। वो कह रहा है कि ए यूनियन बी का जब तुम होल कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो कॉम्प्लीमेंट जैसे आता है तो उल्टा हो जाता है। मैं एक करके दिखा रहा हूं, बाकी तुम करना, ठीक है? हाँ। मुझे बताओ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो? ए यूनियन बी कौन था बेटे? ए यूनियन बी, ए और बी ये कंप्लीट दोनों सर्किल्स थे, लेकिन जब वो बोल रहा है उसका कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट में से तुमने इन दो सर्किल्स को हटा दिया। कितने बच्चे मेरी बात को समझ पा रहे होंगे कि सर वो ये है, ये है वो रीजन, यह वो रीजन। तुमने दोनों सर्किल काट के बाहर कर दिया। अब जो ये बचा तुम्हारे पास, ये पिंक कलर का जो कागज है बेटे, यही रिप्रेजेंट कर रहा है इसको, यही रिप्रेजेंट कर रहा है ए यूनियन बी के उसको। अगर कोई कहता है ए यूनियन बी कौन सा है, तो वो तो सर्किल्स थे, लेकिन उसका कॉम्प्लीमेंट क्या है? उन सर्किल्स को हटा दो तो जो बच गया ये। अब रही बात इसकी, इसको बना के देखो ये कैसा दिखता होगा। आ जाओ देखते हैं, जरा देखते हैं, ध्यान से देखते हैं। ए है, बी है, ध्यान से देखना। मुझे कुल मिला के इतना बता दो कि ए कॉम्प्लीमेंट कैसा दिखता होगा। मैं दिखाता हूं तुम्हें। ए कॉम्प्लीमेंट कितने बच्चों को समझ में आ रहा है कि ए को छोड़कर, यूनिवर्सल सेट में से ए को छोड़ करके बाकी सारा का सारा, बेटे ध्यान से देखना, ए को छोड़ के उसकी सिर्फ ए से दुश्मनी है। बी को लपेटेगा वो आराम से, बी को लपेटेगा आराम से, लपेट रहा है वो बड़े मजे से, उसको बी से कोई दिक्कत नहीं है। उसने सिर्फ ए को छोड़ा है। बेटे ये जो व्हाइट कलर की हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई दे रही है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग, तुम्हें समझाने के लिए ए डैश लिख दिया मैंने, क्योंकि इसने क्या किया, यूनिवर्सल सेट में से सिर्फ ए को घटाया, ए को हटा दिया। यूनिवर्सल ए को हटा के बाकी को सब ले लिया उसने। वो बीच में इसलिए भी नहीं आ रहा क्योंकि वो ए का इलाका है। अच्छा अभी आती है बी की बारी, बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट बोलेगा सर मैं ना बी को छोड़ के सब लपेट लूंगा। मैंने कहा लपेट, फिर बड़े मजे से लपेट रहा है। बी जैसी आ रहा जंप मार दे रहा, बी जैसी आ रहा जंप मार दे रहा, बी जैसी आ रहा जंप मार दे रहा, बी जैसी आ रहा जंप मार, बी जैसी आ रहा जंप मार दे रहा, बी जैसी आ रहा जंप मार दे रहा, बी जैसी दिखा नहीं है तो पूरी सीधी लाइन है। तो बेटे जो येलो कलर की लाइन है ना, दिस इज रिप्रेजेंटिंग बी डैश। यूनिवर्सल सेट में से बी को हटा दिया। अब मुझे बताओ, वो मेरे से पूछ रहा था कि इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा। मुझे कुल मिला के बताओ, व्हाइट लाइन और येलो लाइन इंटरसेक्ट कहां पे कर रही है? सर ग्रिड्स बना रही है क्या? व्हाइट लाइन और येलो लाइन जहां पर इंटरसेक्ट कर रही है बेटे, वही आंसर है। और तुम ध्यान से देखोगे तो व्हाइट लाइन और येलो लाइन सिर्फ और सिर्फ बाउंड्रीज पर ही इंटरसेक्ट कर रही है। देखो ये दोनों इक्वल है। व्हाइट लाइन और येलो लाइन सिर्फ बाउंड्रीज पर ही इंटरसेक्ट कर रही है। जो ये पिंक कलर का रीजन है वही है वो बाउंड्री ग्रिड जहां पे बन रही है। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन है बेटे, तो इसका मतलब जहां पर व्हाइट लाइंस और ग्रीन लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, दैट इज ओनली द रीजन। और ये कम से कम कहां नहीं कर रही है? यहां नहीं कर रही है, यहां नहीं कर रही है, इस सर्किल्स में नहीं कर रही है। सर्किल को छोड़कर बाकी सारा, वही वो भी कह रहा था, डी मॉर्गन्स लॉ। याद करना कितना मुश्किल है? कुछ भी नहीं है मुश्किल, लेकिन समझने में मजा आया ना।
कल को कोई बोलेगा इस बार ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश है, ये कॉम्प्लीमेंट है, तुम सीधे बोलना ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बदल जाएगा यूनिट में, लेकिन करके देखना बच्चों, ये तुम्हारे लिए घर का होमवर्क है, ऐसी ग्रेड्स बना कर देखना, उसका मजा है, मजा इसमें नहीं था खाली फॉर्मूला याद करने में, ऐसे मजा है ग्रेड्स बनाने में। ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट क्या है सर, एक कागज में से तुमने कट 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 काटा, बाहर फेंक दिया, अब ये तुम्हारे पास जो पूरा कागज दिख रहा है ये ए कॉम्प्लीमेंट है, फिर इस ए कॉम्प्लीमेंट का यूनिवर्सल सेट में से इसको ही घटा दे रहे हो तो फिर तुम्हारे पास सर्किल आ जाएगा, तो इसलिए करके भी देख लेना आराम से, बहुत सिंपल ही है, ठीक है। मतलब मैं जानबूझ कर नहीं कर रहा था क्योंकि वो एज अ प्रैक्टिस तुम्हारे लिए रख रहा हूँ ना। हाँ, लॉ ऑफ एम्प्टी सेट, फाइव डैश का बराबर यूनिवर्सल सेट होता है, फाइव डैश बराबर यूनिवर्सल सेट होता है, ऐसा कह रहा हूँ। असल में फाइव डैश कौन है, फाइव डैश कुछ और नहीं, यूनिवर्सल सेट में से फाइव को घटा दो है, और यूनिवर्सल सेट में से फाइव घटा के यूनिवर्सल सेट ही तो मिलेगा, इसलिए यू डैश का मतलब क्या बेटे, यू डैश का मतलब क्या हुआ, यू डैश का मतलब हुआ कि यूनिवर्सल सेट में से यूनिवर्सल सेट को ही घटा दो, क्योंकि ए डैश क्या होता है, यूनिवर्सल सेट में से ए को घटाओ, अभी वो ए खुद यू ही है, तो ये कितना होना चाहिए, जीरो होगा, जीरो मतलब इस केस में फाइव है, बस ये, दैट्स ऑल, वेरी नाइस, एक्सीलेंट प्रणव, एक्सीलेंट, एक्सीलेंटली डन, ठीक है। क्या मुझे ही लगा सिर्फ एक्सीलेंटली डन, आप बताओगे सिर्फ, ये एक लेक्चर डालना मेरी जिम्मेदारी थी, मुझे लगा कि डालना तो चाहिए पहला लेक्चर 11th का, अगर तुम्हें समझ में आया नीचे कमेंट सेक्शन मुझे दिखना चाहिए, अगर नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स नहीं होंगे, वीडियो में अगर लाइक नहीं होंगे, वीडियो में अगर व्यूज़ नहीं होंगे, तुमने अगर शेयर नहीं किया होगा कुल मिला करके बच्चों, फिर मैं सीधे बोल रहा हूँ, मैं नहीं पढ़ा रहा, मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, अनफॉर्चुनेटली नहीं बढ़ पाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे काम है, नीट की फिजिक्स अलग पढ़ानी है, 12th का सिलेबस अलग कवर करना है, 10वीं के बोर्ड के बच्चों के पेपर है, 11वीं को वैसे ही कोई सीरियसली नहीं लेते, मैंने देखा हुआ यूट्यूब में, मुझे भी कह रहे थे मत लो यार, मैंने कहा एक बार यार अपने बच्चे देख लेते हैं एक बार इन्हें, पढ़ने का अगर शौक है, क्योंकि फिर बाद में बोलते 11वीं बर्बाद हो गया, तो कायदे से तो पढ़ना भी से चाहिए नहीं, ताकि 12वीं का स्मूथ रहे। अब ये सब दिखाना आप ही को है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इस लेक्चर पे मुझे व्यूज़ वगैरह सब कुछ दिखने चाहिए, वो सिर्फ मुझे बताएगा कि हाँ स्टूडेंट अवेलेबल है यहाँ पर, अपनी एनर्जी को सही जगह पर डाल पाऊंगा मैं, अदरवाइज मैं क्यों डालूंगा, मैं 10वीं के बोर्ड के बच्चे जो सीरियस है, 12वीं के बोर्ड के बच्चे जो सीरियस है, नीट फिजिक्स के जो बच्चे सीरियस है, उन पर पढ़ाऊंगा ना यार, ठीक है। जैसा भी लगा मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे पे जरूर बताना है, आपने जो क्वेश्चंस मैंने बीच बीच में पूछे हैं उन सभी क्वेश्चंस के मुझे होमवर्क वालों के जवाब देने, आपको लेक्चर कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, क्या लगा क्या नहीं लगा, वो सब मुझे लेक्चर के बारे में बताना है, ठीक है ना। हाँ, तारीफ करनी है मतलब मेरी कुल मिला करके, अच्छे से अच्छे, ठीक है, जितना अच्छा कर सको, बस इतने करो यार, लाइक कर दिया करो यार, तुम लोग वीडियो को लाइक भी नहीं करते यार, कैसे हो यार, ऐसे करके लाइक थम ऊपर करो, ऐसे करके भाई साहब। अभी के लिए बच्चों इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय। क्लास 11 के चैप्टर 1 आज हमने फिनिश किया, चैप्टर नंबर 2 पे हम मिलते हैं, आप दीजिए मुझे अभी के लिए इजाजत, टिल देन गुड बाय, जय हिंद, बाय बाय। ब्रह्म मुहूर्त में हम जा रहे हैं यार, 3:52